चल मुन्ना। सो गाइस 12th स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट हमने स्टार्ट किया था। लास्ट पहला लेक्चर था, आज का हमारा दूसरा लेक्चर है। 12th स्टैंडर्ड न्यू सिलेबस, राइट। आ जाओ। सो अच्छे से ध्यान देना। ओसीएम के अंदर में हमारा सबसे पहला वाला टॉपिक था प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें हमने सबसे पहले क्या देखा था मुन्ना? प्रिंसिपल यानी क्या है ना, मैं बोल सकता हूँ स्ट्रेटेजी और टेक्निक और रूल्स जिसका यूनिवर्सल एप्लीकेशन है, उन्हीं को हम लोग प्रिंसिपल बोलेंगे। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट भी यूनिवर्सली एप्लीकेबल है एक्सेप्ट फ्यू। देखेंगे हम लोग कौन कौन से प्रिंसिपल्स एप्लीकेबल नहीं है, आएगा। हेनरी फ्योल के कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स है जो हर एक जगह पे एप्लीकेबल नहीं है, डिपेंड्स ऑन केस टू केस, बट अदरवाइज मेजॉरिटी ऑफ द प्रिंसिपल्स हर जगह एप्लीकेबल है। हर जगह में जब भी बोलूं तो समझ जाना बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा हूं, और वो भी कौन सी, जो अर्थ पे है। ठीक है, आ जाओ। सो ध्यान देना अच्छे से। इंट्रोडक्शन हमने लास्ट लेक्चर में देख लिया था बेटा। स्टैंडर्ड 11th में आपने क्या क्या पढ़ा था उसके बारे में थोड़ी बहुत चीजें आपको यहाँ पे दी है। 11th में हमने देख लिया था कि मैनेजमेंट हर जगह पे है, यस और नो। मैनेजमेंट यानी काम करवा के लेना। जैसे बाकी इंपॉर्टेंट रिसोर्सेस है, वैसे ही वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रिसोर्स मैनेजमेंट है, यस और नो। और हर कोई यूनि डायरेक्शनल वे में काम कर रहा है। यूनि डायरेक्शन यानी ऑर्गेनाइजेशन का जो विजन है, विजन और मिशन, उसी के लिए हर एक कोई काम कर रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं यूनि डायरेक्शनल वे में वर्क करना। जैसे क्रिकेट टीम के सारे 11 के 11 खिलाड़ी एक ही डायरेक्शन की तरफ काम करते हैं, भले ही सबके फंक्शंस अलग है। सुनना, सेंटेंस में कह रही है, भले ही सबके फंक्शंस अलग है, कोई कीपिंग कर रहा है, कोई बॉलिंग कर रहा है, कोई फील्डिंग कर रहा है, यस और नो। सबके फंक्शंस अलग अलग है, लेकिन सबका जो काम करने का जो एक दिशा है, डायरेक्शन है, वो कैसा है? यूनि डायरेक्शन है। और अल्टीमेट मंजिल सबकी क्या है? मैच जीतना है, यस और नो। तो वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन के विजन और मिशन को मद्देनजर रखते हुए डायरेक्टर से लेकर के तो लोअर लेवल स्टाफ हर कोई उसी विजन मिशन को मद्देनजर रखते हुए काम कर रहा है। इसको कहते हैं यूनि डायरेक्शनल, यस और नो। मीनिंग एंड डेफिनेशन हमने देख लिया था बेटा प्रिंसिपल्स का। ये वो फंडामेंटल ट्रूथ है, ये वो प्रपोजिशन है जो हर कोई मानता है, हर कोई इसके ऊपर बिलीव करता है। कोई मैनेजर कभी ये गलती नहीं करेगा कि चलो आज मैं ट्राई करके देखता हूँ वो सच है कि झूठ है, तो कोई ऐसा ट्रायल एरर नहीं करेगा। ये प्रिंसिपल सारे प्रूवन है, फंडामेंटल ट्रूथ है, यस और नो। आगे यूनिडायरेक्शनल और वन डायरेक्शनल रिजल्ट है, कॉल्ड एज प्रिंसिपल्स। अच्छा, ये प्रिंसिपल्स का वन डायरेक्शनल रिजल्ट है मतलब क्या? जैसे मैं कुछ प्रिंसिपल्स बता रहा हूँ, है ना, और उसका मैं रिजल्ट बताता हूँ। एडवर्टीजमेंट किया तो सेल बढ़ेगा, रिजल्ट क्या है? सेल बढ़ेगा, यस और नो। एम्प्लॉय के साथ अच्छी ट्रीटमेंट दिया तो उसकी इफिशियंसी बढ़ेगी, रिजल्ट क्या है? इफिशियंसी बढ़ना। तो सबका रिजल्ट क्या है बेटा? यूनिडायरेक्शनल है। प्रिंसिपल जब भी आप फॉलो करोगे तो सबका रिजल्ट सेम आएगा, हाँ, बट वो रिजल्ट की क्वांटिटी प्लस माइनस हो सकती है। कोई एडवर्टीजमेंट किसी ने किया, सेल बढ़ा, किसी का 1 करोड़ से सेल बढ़ा, किसी दूसरे ने एडवर्टीजमेंट किया, उसका 80 लाख से सेल बढ़ा। सो उसकी क्वांटिटी प्लस माइनस हो सकती है, लेकिन जो अल्टीमेट रिजल्ट है वो सेम रहेगा, क्वांटिटी वाइज नहीं, क्वालिटी वाइज। एडवर्टीजमेंट से सेल बढ़ता है, यस और नो। सो सेल बढ़ना इज द रिजल्ट, बट कितने से सेल बढ़ा ये क्वांटिटेटिव टर्म्स में हम लोग यहाँ पे बात नहीं करेंगे, बिकॉज जो भी इसके रिजल्ट है वो वेरी फ्रॉम फर्म टू फर्म, देखा हमने लास्ट टाइम। देन इसके कुछ नेचर्स थे, किसके? फॉर्म के। अभी तक हमने प्रिंसिपल स्टार्ट नहीं किए, ये प्रिंसिपल्स का कुछ यहाँ पे नेचर्स दिया हुआ है। देखो, जैसे पहला है ना, नेचर यानी क्या? प्रिंसिपल कैसे है, मेरा नेचर कैसा है, मैं कैसा हूँ, प्रिंसिपल्स कैसे है ना, उसका कुछ नेचर यहाँ पे दिया हुआ है, हम लोग समझ सकते हैं कि प्रिंसिपल का नेचर क्या है ना। पहला, यूनिवर्सल एप्लीकेशन है। दूसरा, ये जनरल गाइडलाइंस है, ये स्पेसिफिक गाइडलाइंस नहीं है। दीज आर ऑल जनरल गाइडलाइंस, सभी के लिए अप्लीकेबल है। हाँ, रिजल्ट में वेरी, यस और नो। अगर मैं बात करूं तो प्रिंसिपल्स ये कैसे पैदा हुए? बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट। प्रिंसिपल्स सबसे फर्स्ट टाइम, देखो बेटा ध्यान देना, जब किसी ने सोचा होगा कि एडवर्टीजमेंट करते हैं, लोगों तक पहुंचते हैं, मे भी हो सकता है कुछ गलतियां की होगी उसने, मे भी पहुंचने का तरीका गलत हुआ रहेगा, लेकिन उसी के अंदर में प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंट करते 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 आज एडवर्टीजमेंट इंडस्ट्री इतनी ग्रो हो गई। आपको अगर उसका एग्जाम्पल देखना है तो आपको दो जगह जाना पड़ेगा। पहला, आप शहर में कहीं पे भी चले जाओ, हर जगह एडवर्टीजमेंट और वो नेम प्लेट्स वही दिखता है, झाड़ देखने नहीं मिलते। हर जगह एडवर्टीजमेंट या पाटे, हर जगह देखो ना, आप कहीं पे भी जाओ आपको एडवर्टीजमेंट की पार्टी, होर्डिंग्स, पैम्पलेट, बोर्ड्स, बड़े बड़े टीवी ऑन करो एडवर्टीजमेंट, घर के बाहर निकलो एडवर्टीजमेंट।
लेकिन वही गांव में चले जाओ, मैंने बोला ना 2 जगह जाना है, एक शहर और दूसरा गांव। गांव में आपको झाड़, नदी, खेत खलियान ये सब देखने मिलेगा, वहाँ पे एडवर्टीजमेंट देखने नहीं मिलेगी। तो ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एडवर्टीजमेंट इतना इवॉल्व हो गया है ना। इनिशियली इसके अंदर में क्या किए होंगे, फर्स्ट टाइम किसी ने प्रैक्टिस और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए होंगे, तब कहाँ जाके समझ में आया कि एडवर्टीजमेंट और बेहतर बनाने के लिए कैसे किया जा सकता है। और फिर उसके बाद उसके प्रिंसिपल्स बन गए, पूरा एकदम बेहतर होने के बाद उससे रिलेटेड क्या बन गया, प्रिंसिपल बन गया कि अब सबने ऐसे करना है, अब इसके अंदर में और कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। और वो प्रिंसिपल का यूनिवर्सल अप्लीकेशन है, और वो प्रिंसिपल का क्या है बेटा, यूनिवर्सल अप्लीकेशन है। यस और नो, प्लीज ध्यान देना। आगे फ्लेक्सिबिलिटी, अच्छा ये प्रिंसिपल्स बना तो लिए भले यूनिवर्सल एप्लीकेशन से, लेकिन ये फ्लेक्सिबल है, समय रहते प्रिंसिपल्स चेंज कर सकते हैं बिजनेस के नीड्स के अनुसार। सर इसका कोई एग्जांपल, कोविड के समय आप देखो रोड पे होर्डिंग्स बहुत दिखते थे, कोविड के पहले, जैसे ही कोविड आ गया कंप्लीट लॉकडाउन लग गया, कोविड कोरोना ये सर कोविड 19 के समय कंप्लीट लॉकडाउन लग गया, रोड के होर्डिंग्स बैनर सब हट गए। क्यों? क्योंकि लोगों का रोड पे जाना बंद था, होर्डिंग लगा के कोई मतलब है क्या, किसके लिए लगाएंगे, ये सर नो। तो उस समय फिर एडवर्टीजमेंट कौन सी बढ़ गई, ऑनलाइन, क्योंकि हर कोई कहाँ था, घर पे, और हर कोई रिकामा बैठा था घर पे, मोबाइल फोन टक 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 कर रहा था। तो फिर कौन सी एडवर्टीजमेंट बढ़ गई, डिजिटल, डिजिटल मीडिया, डिजिटल मार्केटिंग। पहले क्या था, हार्डकोर मार्केटिंग, होर्डिंग्स और बैनर। बाद में कोविड के समय देखो फ्लेक्सिबल, समय के अनुसार चेंज हो गया, फ्लेक्सिबिलिटी प्रूव हो रही क्या है यहाँ पे, तो इसका नेचर कैसा है बेटा, ये फ्लेक्सिबिलिटी भी है, यूनिवर्सल एप्लीकेशन भी है, बिहेवियरल इन नेचर। मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल है, आप लोगों को मैनेजमेंट का मतलब मालूम है, मैनेजमेंट किसी से काम करवा के लेना, किसी से मतलब ह्यूमन बीइंग आगे, और इंसान से काम करवाना मुश्किल काम है। सभी इंसान को सेम स्टेप्स बता दी तो सेम काम का रिजल्ट नहीं आएगा। कुछ इंसान का ईगो, कुछ इंसान का अनअवेयरनेस, मालूम ही नहीं है, कुछ इंसान का स्किल, ये सारी बातें ईगो, अनअवेयरनेस, स्किल, ये डिसाइड करते हैं कि रिजल्ट कैसे आने वाला है। अब इंसान से काम करवाना है तो ये बहुत मुश्किल काम है, इसीलिए इंसान के बिहेवियर के हिसाब से भी कुछ हमने मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स डिजाइन किए थे। दैट्स वाई प्रिंसिपल्स को बिहेवियरल इन नेचर भी बोला हुआ है। यस और नो, किसी से काम करवा के लेना है तो उसका बिहेवियर देख के, आपकी मम्मी का मूड ऑफ है, मम्मी पापा का घर पे कुछ कहा सुनी हो गई, दुआ करता हूँ कि ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन हो गई, तो उस समय आज मम्मी को बोलोगे क्या, मम्मी मेरे लिए एक मस्त वाली चाय बना के दे दे अदरक डाल के, है ना, नहीं बोलेगे, आप काम नहीं करवा के ले सकते उससे मम्मी से, क्योंकि मम्मी का बिहेवियर उस समय का कैसा है, थोड़ा गुस्से में। यस और नो, तो वैसे ही मैनेजमेंट भी आपको सिखाते, ये मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स आपको सिखाते हैं किसको, कंपनी के मैनेजर्स और डायरेक्टर्स को, कि एम्प्लॉय का बिहेवियर देख करके उससे काम करवा के लो। दैट्स वाई उस हिसाब से हमने हमारे प्रिंसिपल्स को डिजाइन किया। डोंट वरी, हेनरी फ्योल्स के प्रिंसिपल में आएगी ये भी चीज। तो इसीलिए बोला जाता है प्रिंसिपल्स आर बिहेवियरल इन नेचर। उसके बाद कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप हमेशा आपको देखने मिलेगी, ये प्रिंसिपल्स का ये भी एक नेचर है बेटा। जब कभी भी आप कोई काम करते हो तो उसका इफेक्ट आपको देखने मिलेगा। हर बार एक एग्जांपल ध्यान रखना, एडवर्टीजमेंट किया तो सेल बढ़ता है, एडवर्टीजमेंट किया तो सेल बढ़ता है, इफेक्ट सेल बढ़ना, उसके पीछे का रीजन क्या है, कॉज क्या है, एडवर्टीजमेंट, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। सो ये प्रिंसिपल के सारे नेचर है, प्रिंसिपल डिसाइड करते हैं कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप, प्रिंसिपल आपको मदद करते हैं कि इंसान का बिहेवियर देख करके कैसे काम करवा के लेना। प्रिंसिपल्स फ्लेक्सिबल है, प्रिंसिपल्स प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंट से पैदा हुए हैं, प्रिंसिपल्स ये जनरल गाइडलाइंस है ना, जनरल गाइडलाइंस है मतलब स्पेसिफिक गाइडलाइंस नहीं है, मतलब ये रिजिड नहीं है, मतलब ये रिजिड नहीं है, और प्रिंसिपल्स का यूनिवर्सल एप्लीकेशन है। लास्ट वाला, ऑल प्रिंसिपल्स आर ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस। यस और नो। उसके बाद हमने क्या देखा था, सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस नहीं देखा था ना। आ जाओ, सो अच्छे से ध्यान देना बेटा सब लोग, आ जाओ हम लोग यहाँ से आगे बढ़ रहे, सब लोग प्लीज अच्छे ध्यान देना। जो कोई भी बच्चा अभी यूट्यूब पे देख रहा है, मेरे ख्याल से यहाँ पे आप लोगों को चैट का ऑप्शन नहीं आ रहा होगा, इट्स ओके, आ भी रहा होगा तो मेरे स्क्रीन पे चैट नहीं दिख रही है, जो भी मैं बोलूँ प्लीज अच्छे से ध्यान देना। और अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है अभी के अभी जो ऑनलाइन लाइव देख रहा है, ऑनलाइन लाइव देख रहा है, तो आपने मुझे इस नंबर पे आपका डाउट भेज देना व्हाट्सएप पे, है ना, लेक्चर देखते देखते ही तब के तब मैं सॉल्व कर दूंगा, फोन यहाँ पे मैंने मेरे सामने शुरू रखा है, ठीक है ना। यस, ओके, चलेगा। हाँ हाँ, लाइव चैट का ऑप्शन नहीं दिख रहा है इसके अंदर में, डोंट वरी, मैं करवाता हूँ, बट अभी अपना लेक्चर चलने दो, मैंने आपको नंबर दे दिया है, इस नंबर पे अभी के अभी व्हाट्सएप कर देना, आपका डाउट तुरंत के तुरंत सॉल्व होगा।
तुरंत के तुरंत आपका डाउट सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलो आ जाओ। फोन मेरे सामने सामने ओपन है बेटा एकदम। जस्ट अ सेकेंड, मैं चार्जर ले रहा हूँ इसका। देर बेटा देख, वहां पे चार्जर होगा सिद्धार्थ, वो टेबल के लेफ्ट साइड में चार्जर है, देख ब्लैक कलर का सैमसंग का। थैंक यू भाई। डन, ये आ गया आपके सामने। ठीक है, चलो मुन्ना प्लीज ध्यान देना अभी। चलो, हाँ डन। सो ध्यान देना, अब मैं आपको सिग्निफिकेंस और इसी का प्यार से हम लोग एक और मीनिंग निकाल सकते हैं, एडवांटेज और बेनिफिट्स। यस और नो। सो सिग्निफिकेंस, एडवांटेज और बेनिफिट्स ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट से आपको क्या फायदा, क्या सिग्निफिकेंस, क्या बेनिफिट मिलने वाला है, राइट? ध्यान देना अच्छे से। सबसे पहला बेनिफिट है, इट प्रोवाइड्स यूजफुल इंसाइट टू द मैनेजर। यूजफुल इंसाइट टू द मैनेजर मतलब क्या है बेटा, प्लीज ध्यान देना। आपको इंसान का बिहेवियर समझना है, आपको ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या चल रहा है वो समझना है, किसने कितना काम किया, किसका कितना काम बाकी है, सारी चीजें आपको प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट से भी समझने वाली है। सर कैसे? ध्यान देना बेटा। सबसे पहले यूजफुल इंसाइट टू द मैनेजर कैसे मिलता है? जैसे एक प्रिंसिपल ले लो, एडवर्टीजमेंट अगर किया तो सेल बढ़ता है, यस और नो। मैनेजर ने एडवर्टीजमेंट किया, जनवरी मंथ में 1 लाख रुपए खर्चा किया, फेब्रुवरी मंथ में सेल मिला उसको 5 लाख रुपए का, है ना? और प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कहते हैं जब भी आपका कस्टमर आपके पास आता है तो उससे फीडबैक जरूर लो। कौन कहता है? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या कहते हैं? फीडबैक जरूर लो। उसमें हमने कस्टमर को पूछा तुझे कहाँ से पता चला कि यहाँ पे ये हमारा प्रोडक्ट है, तो उसने बोला फेसबुक पे देखा। तो हमें पता चला फेसबुक पे हमने खर्चा किया था 1 लाख, सारे कस्टमर ने बोला फेसबुक से देख करके आए, वहां से सेल मिला 5 लाख का। मुझे यूजफुल इंसाइट पता चला गया यहाँ पे, मुझे एक अंदर की बात पता चली, इनसाइट, यूजफुल इंफॉर्मेशन, अंदर की बात पता चली। इंस्टाग्राम पे एडवर्टीजमेंट किया था, वहां से लोगों ने देखा, वहां पे 1 लाख का खर्चा किया लेकिन सेल आया सिर्फ 1.25 लाख का। यस और नो? इंस्टाग्राम से भी मुझे यहाँ पे ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कहते हैं कि इंस्टाग्राम पे आप एडवर्टीजमेंट कर रहे हो, वहां पे आपको ज्यादा सेल नहीं मिला लेकिन फेसबुक पे मिल गया। मुझे कुछ इनसाइडर इंफॉर्मेशन पता चल रही है, मुझे यूजफुल इंसाइट पता चल रहा है, मैं कौन हूँ? मैनेजर। यस और नो? काफी सारे एग्जाम्पल्स है, ध्यान देना जरा। काम की चीज सिर्फ अंडरलाइन करके दूंगा, ठीक है? उतना ही आपने लिखना है, उससे ज्यादा नहीं लिखना है। मुन्ना देखो, सबसे पहली चीज क्या बोला है? दिस प्रिंसिपल्स हेल्प मैनेजर टू अंडरस्टैंड द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अंडरस्टैंड द ऑर्गेनाइजेशन, दैट्स इट। करो बेटा फटाफट से बुक निकालो, उसके अंदर अंडरलाइन करो। बुक है सभी के पास? मुन्ना आपने बुक नहीं लाया रे बेटा ओसीएम का, क्यों भूल गए क्या यार? उसके बाद स्टडी ऑफ प्रिंसिपल हेल्प्स टू इंप्रूव द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिचुएशन एंड प्रॉब्लम। अंडरस्टैंड द ऑर्गेनाइजेशन, अंडरस्टैंड द सिचुएशन एंड अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। इसके अलावा ये सारी प्रॉब्लम्स को समझने में सिर्फ हेल्प नहीं करता है, साथ साथ सॉल्यूशंस देने में भी हेल्प करता है। यस और नो? आगे फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम एंड हैंडल द सिचुएशन, बार बार बोलने की जरूरत नहीं है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर एन आउटकम ऑफ द एक्सपीरियंस, ओके, of various professional people. The use of these principles is helping the manager about the manner in which he should act in the different situation. This type of timely guidance, reduces the wastage of resources and goals can be achieved. That's it, बस इतना ही। बाकी सारी इंफॉर्मेशन रिपीटेटिव नेचर की जनरल बात है। सो मैनेजमेंट को प्रिंसिपल्स की मदद से, फिर से मैनेजमेंट को, मैनेजमेंट है ना, या मैनेजर, डायरेक्टर्स, इनको प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की मदद से यूजफुल और इम्पोर्टेंट इंसाइट इंफॉर्मेशन मिलती है। किसी चीज के पीछे का कारण समझ में आ गया तो आप क्या बोलते हो? मुझे यूजफुल और इंसाइट इंफॉर्मेशन पता चली है। यस और नो? तो वैसे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हेल्प कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं मैनेजर्स को प्रॉब्लम्स को समझने में और उसको सॉल्व करने में और ऑर्गेनाइजेशन को समझने में। यस और नो? ताकि गोल्स आसानी से हासिल हो जाए। बहुत जनरल बातें हैं, बरोबर है? कभी कभी बहुत ज़्यादा जनरल बातें याद करना बहुत मुश्किल हो जाता है,
इसीलिए इंपॉर्टेंट कीवर्ड ही मैं आपको अंडरलाइन करवा के दे रहा हूँ। देन उसके बाद हेल्पफुल इन एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज। हम लोग एडवांटेजेस देख रहे हैं, हम लोग नेचर, मीनिंग, डेफिनेशन नहीं देख रहे प्रिंसिपल्स का, हम लोग प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के क्या देख रहे हैं बेटा? एडवांटेजेस, फायदा, सिग्निफिकेंस, बेनिफिट, यस और नो। दूसरा बेनिफिट क्या है बेटा? ये एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज में मदद करता है। इतना भी लिख दिया तो भी चलेगा। क्या, कैसे मदद कर रहा है प्लीज बताओ। अब मेरे पास में ये यहाँ पे कंप्यूटर है, ये कैमरा है, एसी है, ये ये फैन है, ये कैलकुलेटर है, ये लैपटॉप है, ये सब क्या है? मेरे रिसोर्स है, जिसकी मेंस है, मेंस, ये जो लड़के लोग काम कर रहे हैं, स्टाफ, रिसोर्स है। मैन, मशीन, मनी, रिसोर्स है। इन सारे रिसोर्सेस को प्रॉपर तरीके से यूज करना है तो मुझे इन सबको मैनेज करना पड़ेगा क्या? अब मुझे एक बात बताओ, मुझे पता है कि पंकज बैकएंड अच्छे से संभाल सकता है, मेरा मैनेजर, तो उसको मैं कभी लेक्चर लेने का काम दूंगा क्या? नो। और रोहित सोशल मीडिया अच्छा कर सकता है, उसको मैं बैकएंड का काम दूंगा क्या? नो। मुझे किसने बोला? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट ने बोला कि सचिन तेंदुलकर से गाना मत गवाओ और लता जी से क्रिकेट मत खिलवाओ, जिसको जो काम अच्छे से आता है उससे वो काम करवा के लो। अब मुझे वो बताओ, यहाँ पे लैपटॉप है टच वाला, इस लैपटॉप के अंदर में मेरा नोट्स बनाने का काम करूंगा या लेक्चर लेने का? लेक्चर लेने का, क्योंकि ये लैपटॉप सबसे ज्यादा यूजफुल किसके लिए है? लेक्चर लेने के लिए। तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट यही कहते हैं कि आपने उन सारे रिसोर्सेज से वो सारे काम करवा के लेने चाहिए जिस चीज के लिए वो बने हैं, और उससे क्या होगा? उससे एफिशिएंट यूटिलाइजेशन हो जाएगा रिसोर्सेज का। बरोबर है। हमें अकल नहीं थी, हमें प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट ने समझाया कि आपने आपके रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन इफिशिएंट वे में कैसे करना है। मैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के अंदर में मैं क्या कर रहा हूँ? मैं बेसिकली काम करवा के ले रहा हूँ ना मेरे स्टाफ से, मेरे रिसोर्सेज से। मैं कंप्यूटर से काम करवा के ले रहा हूँ, यूट्यूब के ऊपर, ऐप के ऊपर लेक्चर चलवा रहा हूँ। ये इसमें कौन हेल्प कर रहा है? ये रिसोर्स, इसका नाम क्या है? सिस्टम, कंप्यूटर, यस और नो, हेवी कॉन्फ़िगरेशन। तो इसके ऊपर मैं कभी नोट्स बनाऊंगा क्या इस सिस्टम पे? नो। इसका क्या काम है? सभी को लेक्चर्स दिखाना। एट ए टाइम 1000 बच्चे भी आ गए तो भी सबका लोड ये आराम से झेल सकता है, यस और नो। इसका इससे मैं लेक्चर प्रोडक्ट, इससे मैं लेक्चर कास्टिंग करूंगा क्या? नो, ये मर जाएगा लैपटॉप, इसकी कैपेसिटी उतनी नहीं है, इसको सिर्फ लिखने के काम का है, यस और नो। तो इसको कहते हैं रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना। किसने सिखाया? मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स ने। हेनरी फ्योल के कुछ प्रिंसिपल्स है, वहां पे सारी चीजें आएगी। अब ये जो भी बेनिफिट्स है, ये बेनिफिट प्रिंसिपल में दिखेंगे आपको, जितने बेनिफिट्स मैं आपको बता रहा हूँ। तीसरा बेनिफिट, इसमें ज्यादा कुछ नहीं, बस इसमें इतना ही आप लिखोगे, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हेल्प्स इन एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज, यस और नो। हो गया बेटा? कैसे बताओ? तो अभी रिफ्रेश करूं मैं? हो गया? तो रिफ्रेश करने के बाद दिखेगा शायद। हाँ अब दिख रहा है बेटा, यस हाय। हाँ हाँ, अभी दिख रहा है, अभी दिख रहा है। ओके, ऑल सेट। चैट दिख रही है अब सभी को? मैं फोन बंद कर देता हूँ, ठीक है। ये लो रोहित सर, ये फोन रख दो उधर और चार्जिंग पे लगा दो। इसको रखने के बाद चार्जिंग पे लगाना धीरे से। यहीं रख दो ना, यहाँ काम में आ जाएगा मेरे को। यहीं रख दो, दरवाजा ऐसा थोड़ा सा लोड दो। डन, आ जाओ। ऑल क्लियर? चलो आगे बढ़ते। उसके बाद साइंटिफिक डिसीजन। साइंटिफिक डिसीजन क्या होता है बेटा? प्लीज ध्यान देना। आप सभी को मैंने सबसे पहले फीचर में एक बात बताई थी कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हेल्प कर रहे हैं, है ना, मैनेजर्स को, प्रोवाइड्स यूजफुल इंसाइट। उससे क्या होता है? मैनेजर्स कोई भी सिचुएशन, कोई भी प्रॉब्लम आसानी से हैंडल कर सकते हैं। किसी चीज के पीछे का कारण, उसके पीछे का यूजफुल इंसाइट, ये कौन बता रहा है? मैनेजमेंट प्रिंसिपल मैनेजर को बता रहा है। अब तुम बताओ, किसी चीज के पीछे का कारण बताना, ये साइंटिफिक स्टडी नहीं तो और क्या है? साइंस क्या करता है? किसी भी चीज के पीछे का कार्य, कारण और भाव बताता है, तो ही साइंस है। और जहाँ पे साइंस काम नहीं करता, हमें नहीं समझ में आता है, फिर भी वो चीज हो रही है, तो हम लोग क्या बोलते हैं? मैजिक है, यस और नो। तो जब मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आपको इनसाइट बता रहे, किसी चीज के पीछे का कारण कारण बता रहे, कॉज इफेक्ट बता रहे, मतलब कहीं ना कहीं हमें बोलते आता है क्या कि उससे हम लोग साइंटिफिक डिसीजंस ले पाएंगे। साइंटिफिक डिसीजंस और डिसीजंस में फर्क है मुन्ना। साइंटिफिक डिसीजन और डिसीजन में फर्क है। तुमने डिसीजन ले लिया कि यार मुझे चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स करना है, रिजल्ट या तो पास हो गए या तो फेल हो गए,
या तो कोर्स छोड़ दोगे। बहुत सारे आउटपुट हो सकते हैं, लेकिन साइंटिफिक डिसीजन का एक ही आउटपुट होता है, तभी तो उसको साइंटिफिक बोला है ना। जैसे बोलते हैं ना, ये साइंटिफिक तरीका है, मतलब सबको कंफर्म आउटपुट मिलने वाला है। आउटपुट वही मिलेगा जो डिसाइडेड है। जैसे 1+2=3 ही आएगा, 2.9, 3.1 नहीं आएगा। ये क्या है बेटा, साइंटिफिक वे है। यस और नो। और जहां पे सिर्फ डिसीजन है वहां पे आउटपुट कुछ भी हो सकता है, लेकिन जहां पे साइंटिफिक डिसीजन है वहां पे आउटपुट परफेक्ट आता है। हाँ, क्वांटिटी में वेरी, मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। तो बस यही उसका अगला एडवांटेज है, हमें एग्जैक्ट चीजें समझ में आ जाती है। साइंटिफिक डिसीजन हम लोग ले सकते हैं, एग्जैक्ट हमें कॉज समझ में आ रहा है किसी भी चीज का, और उससे हम लोग सारी प्रॉब्लम्स को हैंडल कर सकते हैं क्या, आसानी से डिसीजन ले पाएंगे क्या। सो ये हेल्प करते हैं इन डिसीजन मेकिंग, मीन सिस्टमेटिक एंड बैलेंस डिसीजन लेने में मदद करते हैं। इसके अलावा ये मैनेजर्स को हेल्प कर रहा है किस चीज में, टू हैंडल क्रिटिकल सिचुएशन। सेम पॉइंट है क्या, देखो फर्स्ट वाला जो देखा था, तो फर्स्ट वाले पॉइंट के अंदर में इनसाइट बता रहा है, और यहाँ पे थर्ड वाले पॉइंट में साइंटिफिक डिसीजन लेने में हेल्प कर रहा है। अंदर की बात बताओ, जब तक आपको इनसाइट पता नहीं चलेगा तब तक आप साइंटिफिक वे में डिसीजन नहीं ले पाओगे। जब तक आपको फर्स्ट पॉइंट वाला इनसाइट इंफॉर्मेशन नहीं पता चलेगी तब तक आप थर्ड पॉइंट का साइंटिफिक डिसीजन नहीं ले पाओगे। तो पहला एडवांटेज, हमें इनसाइट इंफॉर्मेशन पता चलती है। तीसरा एडवांटेज, उस इनसाइट इंफॉर्मेशन के भरोसे हम लोग साइंटिफिक डिसीजन ले पाएंगे। साइंटिफिक डिसीजन से क्या होता है, हमें अचूक पता होता है कि आगे इसका आउटपुट क्या मिलने वाला है। जैसे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कहते हैं एम्प्लॉय के साथ आपने अच्छा बिहेवियर करना चाहिए, है ना। इससे हम लोग साइंटिफिक डिसीजन लेंगे, एम्प्लॉय को दिवाली का बोनस देंगे, क्रिश्चियन के समय ग्रीन ओ क्रिसमस ट्री लगा देंगे क्रिसमस के समय, है ना। और कुछ होली है तो कलर दे देंगे। मुझे पता है इसका आउटपुट क्या आने वाला है, एम्प्लॉय का एफिशिएंसी बढ़ेगा। मैंने साइंटिफिक वे में डिसीजन लिया, मुझे पता है कहाँ कौन सी नस दबाई तो कैसे क्या वो काम करेगा। यस और नो, समझ में आ रहा है। इसको बोलते हैं साइंटिफिक डिसीजन लेना, एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव के लिए, किसी एक गोल के लिए, किसी उद्देश्य के लिए, और हमने वो डिसीजन लिया और हम लोगों को वो गोल हासिल हो जाता है, तो उस डिसीजन को हम लोग बोलते हैं साइंटिफिक डिसीजन। इसीलिए मैं बच्चों को काफी बार बोलता हूँ सिर्फ स्टडी करके मतलब नहीं, साइंटिफिक वे में स्टडी करो, कॉन्सेंट्रेशन के साथ करो। जब भी आप पढ़ाई करते हो तो हफ्ते में एक बार उस चीज को रिवाइज करना चाहिए, साइंटिफिकली प्रूवन है। समझ में आ रहा है क्या, आ जाओ। उसके बाद आगे और क्या बोला है बेटा, with the use of various management principle one can get an idea about how to analyze the situation। या फिर कोई उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए कोई अल्टरनेटिव तरीका है क्या, कोई ऑप्शन है क्या, ये चीज समझ में आती है। पहले जो ऊपर के हाईलाइट किए उतना भी लिखा तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। बट ये साइंटिफिक डिसीजन और पहला वाला पॉइंट दोनों इंटरलिंक्ड है। पहले पॉइंट में क्या बोला है, इनसाइट इंफॉर्मेशन मिलेगी। जब तक इनसाइट इंफॉर्मेशन नहीं मिलती तब तक आप डिसीजन ले पाओगे क्या। चलो एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ। आप लोगों को डिसाइड करना है कि ओला ओला का इलेक्ट्रिक टू व्हीलर लेना है चाहे बजाज चेतक, तो आप दोनों की क्या निकालोगे, पहले इनसाइट इंफॉर्मेशन, पहला पॉइंट। और उसके बाद तीसरा पॉइंट, दोनों की इंफॉर्मेशन निकालने के बाद आप क्या लोगे, साइंटिफिक डिसीजन। अब साइंटिफिक डिसीजन आप कैसे लोगे, आपने देख लिया S1 ओला S1 मिल रहा है 1.30 का, बजाज मिल रहा है 1,40,000 का, 10,000 ज्यादा है। ओला S1 की बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है, इंफॉर्मेशन निकाला गाड़ी जल रही है वो, बजाज के ऐसे ये प्रॉब्लम नहीं है। ओला का लेकिन माइलेज ज्यादा है, इसका माइलेज कम है। सारी इंफॉर्मेशन आपने निकाला, फर्स्ट पॉइंट बरोबर है। और उसके बाद थर्ड पॉइंट में आपने क्या किया, साइंटिफिक वे में डिसीजन लिया। तो सर ये इंफॉर्मेशन यहाँ तो हमने निकाली, लेकिन बिजनेस के अंदर में मैनेजर को इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलती है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स की मदद से। सर कौन से प्रिंसिपल, जो आगे पढ़ने वाले हैं। यस और नो। देन अंडरस्टैंडिंग द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये बहुत ही प्यारा पॉइंट है। इसीलिए मैं काफी बार बोलता हूँ कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स ये इमोशनल भी है, सिर्फ कमर्शियल नहीं है। देखो आप लोग, जैसे आपने काफी बार देखा होगा मुन्ना, अब हम लोग जो काम कर रहे हैं यहाँ पे सिर्फ कमर्शियल वे में काम नहीं करते। एक दो बच्चे ऐसे भी आप लोग जानते हो कि जिनकी घर की परिस्थिति वीक है, तो अपन उनको फ्री में भी पढ़ा देते हैं। तो मैं सिर्फ मेरी कमर्शियल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देख रहा हूँ, मैं मेरी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देख रहा हूँ। येस और नो। सो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट को, बिजनेस के मैनेजमेंट को, डायरेक्टर्स को, मैनेजर्स को अवेयर करते हैं कि भैया तुम सिर्फ कमर्शियली मत काम करो, तुम लोग थोड़ा सा सोशली भी काम करो। सर इससे क्या हो जाएगा, तुम जब कभी भी सोशली काम करते तो तुम्हारा एक ब्रांड इमेज, ब्रांड बिल्डिंग होती है। येस और नो। उससे कहीं ना कहीं आगे, मतलब लंबे समय में तुम टिक पाओगे, तुम्हारा सेल अच्छा रहेगा।
हर बार सिर्फ आप पैसे के लिए काम करोगे, आपका कमर्शियल नेचर हो जाएगा, वो सही नहीं है। इसीलिए प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आपको एक और चीज सिखाते हैं कि हर बार आपने कमर्शियली काम नहीं करना चाहिए, सोशली भी काम करना चाहिए, और ये अच्छी चीज है। दैट्स वाई यहाँ पे इसको बेनिफिट्स के अंदर में डाला हुआ है। ये हमें मदद करते हैं टू अंडरस्टैंड अवर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, नॉट ओनली कमर्शियल बट ऑल्सो सोशल। यस और नो? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक और एग्जाम्पल, हम लोग जो फ्री में लेक्चर लेते हैं मैराथन, उसका कोई पैसा मिल रहा है कि हम लोगों को? 8-8 घंटे के मैराथन लेक्चर्स रहते हैं, यस और नो? सीए का, सीएस का, उसके हम लोगों को पैसे नहीं मिलते, बट वो हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हाँ, ऑब्वियस सी बात है, उससे ब्रांड बिल्डिंग होता है। ऑब्वियस सी बात है कि लंबे समय में आगे लोग नाम जानेंगे तो शायद हमारा प्रोडक्ट लेंगे, बट वो बात की बात है लंबे समय की। आज क्या है हमारे लिए? वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। यस और नो? ये हमें किसने सिखाया? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट ने। और ये अच्छी चीज है, इसीलिए इसको सिग्निफिकेंस में डाला हुआ है। देखो जरा ध्यान देना, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन द एवरी एस्पेक्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। दे आर नॉट डेवलप्ड, देखो बेटा ये इंपॉर्टेंट है, they are not developed only from the point of view of handling the resources effectively, but they guide management in understanding their social responsibility of the organization। हर एक ऑर्गेनाइजेशन की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। देखो आपको इसका एक और एग्जांपल देता हूँ। जो बच्चे पुणे में हैं, पुणे में सुबह सुबह आपने देखा होगा वो गाड़ी क्लीन जो करता है ना, आधार पूना वाला का, पूना वाला का एक रोड साइड में जो कचरा होता है वो वैक्यूम क्लीनर वो गाड़ी लेके घूमते रहता है एक इंसान, उस पर लिखा हुआ है आधार पूना वाला, है ना? तो वो जो पूना वाला ग्रुप है, उनकी जो कंपनी है, उनका नेट प्रॉफिट का कुछ परसेंटेज वो समाज के लिए खर्चा करते हैं। इसको कहते हैं CSR, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसको क्या कहते हैं? CSR, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये CSR एक्टिविटी है, ये लॉ में लिखा हुआ है, कंपनी को करना है अगर वो CSR के क्राइटेरिया में बैठ रही है तो। सर ये कंपलसरी करना है? हाँ, हर एक कंपनी को नो। जो कंपनी CSR के क्राइटेरिया में, CSR का लॉ के तहत सेक्शन है ना, लॉ का मेरे को ज़्यादा डिटेल नॉलेज नहीं है, लेकिन लॉ के अंदर में, कंपनी लॉ में एक सेक्शन है रिलेटेड टू CSR, उसके अंदर में लिखा हुआ है ये स्पेसिफाइड कंपनी को अपने प्रॉफिट के परसेंटेज, अपने प्रॉफिट का इतना हिस्सा, इतना परसेंटेज समाज के लिए खर्चा करना है। इसीलिए काफ़ी बार आप देखते हो संडे के दिन ट्रैफिक हेलमेट अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जाते हैं सिग्नल पे, है ना? हेलमेट पहनो, वो कंपनी के लोग रहते, झंडा लेके खड़े रहते हैं। फिर कोई कचरा साफ करने वाला एक एग्जाम्पल मैंने दिया। तो ये काफ़ी सारी जो बनारस वाराणसी साइड में कंपनी है, वो गंगा क्लीनिंग के प्रोग्राम्स करते रहती है आए दिन, यस और नो, है ना? गंगा नदी को क्लीन करना है। तो ये सब क्या है? CSR का पार्ट है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। किसने सिखाया? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट ने। यस और नो? उसके बाद नेक्स्ट है, इट एनकरेज रिसर्च एंड डेवलपमेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आप सभी के लाइफ में होना चाहिए। आप सभी ने पढ़ाई करते करते साथों साथ R&D भी करना चाहिए कि ये चीज़ सर ने पढ़ा दी, मेरे पढ़ाने के बाद आप घर पे उसके ऊपर रिसर्च अगर नहीं करोगे, घर पे अगर उसका और अभ्यास नहीं करोगे, घर पे अगर उसकी और तपस्या नहीं करोगे, तो आप उसको पेपर में ओमिट नहीं कर पाओगे। यस और नो? तो वैसे ही प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट भी कहते हैं कि अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो आपका एटीट्यूड कैसा होना चाहिए? हर बार R&D करने का। अब जैसे मेरा एटीट्यूड वैसी है, इसलिए इस बिल्डिंग के अंदर में आप कोई भी क्लास देख लो, किसी क्लास के अंदर में आपको ये वाला सिस्टम नहीं दिखेगा। सबके पीसी कहाँ रखे हुए? ऊपर। ऐसा बोलते हैं ना, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। अब मेरे पास में ये जगह छोटी है, अब अगर सोचो यहाँ पे सिस्टम रहता है इतना बड़ा, इधर टीवी है, तो मेरे पास सिर्फ इतनी जगह रहती है कैमरा में घूमने के लिए, तो इधर वो कैमरे का अड़ गया सिस्टम में, इधर आ गया टीवी, तो मेरे पास जगह थी क्या? नो। तो 1-2 घंटा बैठ के क्या किया? R&D किया, तो पता चला कि ये अड़ रहा है ना, अगर ये अड़ेगा नहीं तो मेरा काम हो जाएगा, मतलब इसको सामने नहीं रखना है, तो कहाँ रखना है? तो नीचे दबा दो। फिर ये टेबल वापस कटवाया और उसको अंदर रखा, यहाँ पे ऊपर ग्लास लगा दिया, तो मुझे सिस्टम इसके अंदर में पूरा दिखता है कि कौन बच्चा क्या चैट कर रहा है, यस और नो। तो ये क्या कैसे पता चला? रिसर्च से। पहले आपने देखा होगा प्रोजेक्टर जो रहता है उसको हरा पेंट मार दिया था अपने, लोग क्या करते? पर्दा ठोक देते, मेरे को बहुत गंदा लगता है। तो मैंने प्रोजेक्टर खरीदा, बटन वो रिमोट वाला, उसका प्रोजेक्टर का पूरा स्क्रीन नीचे आ जाता है, उस स्क्रीन के ऊपर अपने क्या कर दिया? ग्रीन पेंट मार दिया, लेक्चर खत्म, बटन दबाया, स्क्रीन अंदर लपेट दी पूरी। यस और नो? इन्वेंशन था। बट जितना तुम इसके अंदर में रिसर्च करोगे उतना तुम, अब बिजनेस के अंदर में क्या इन्वेंशन करना है?
बेस्ट एग्जांपल बताता हूँ बिजनेस के अंदर में इन्वेंशन का, प्लीज ध्यान देना। बैंकिंग बिजनेस पता है सभी को? बैंक बैंक जाते हो ना कभी कभी, तो गए होगे पापा मम्मी के खुद के काम से अकाउंट ओपन करने। अच्छा मुझे एक बात बताओ, बोलो इंसान बैंक में जाके क्या क्या करता है? बोल बेटा, बैंक में जाके क्या क्या करता है? पहले पैसे डिपॉजिट करता है, दूसरा पैसे विड्रॉ करता है, बराबर है, तीसरा पासबुक प्रिंट करवाता है, चौथा बैंक स्टेटमेंट लेने चले जाता है, या बैंक स्टेटमेंट या पासबुक प्रिंट करने में आ गया, बराबर है, पैसे डिपॉजिट करना, विड्रॉ करना, पासबुक प्रिंट करवाना, या पासवर्ड वगैरह चेंज करवाना है अपना एटीएम वगैरह का तो एप्लीकेशन देने जाते हो, यस और नो? ये कुछ जनरल काम है ना, बाकी बाकी और भी बहुत है, मेजर यही है। 80% गर्दी बैंक में इसी 4 काम की वजह से होती है। ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट हुआ, उसके बाद एक प्रोडक्ट आया एटीएम मशीन। क्या ये चारों काम एटीएम मशीन में हो जाते हैं क्या? पैसे डिपॉजिट भी होते हैं, पैसे विड्रॉ भी होते हैं, पासबुक प्रिंट भी होता है, पासवर्ड भी चेंज होता है, आधार कार्ड अपडेट होता है, मोबाइल नंबर अपडेट हो जाता है, सारे काम होते हैं क्या एटीएम मशीन में? एग्जैक्टली। सोचो एक बैंक खड़ी करने के लिए आपको 2000-3000 स्क्वायर फीट की जगह, 8-10 स्टाफ, कितना खर्चा है, करोड़ों रुपए का। वो सारा काम हो गया 10 बाय 10 की एक छोटी सी खोली के अंदर में, एक मशीन से। इसको बोलते हैं इन्वेंशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की वजह से आया। सोचो कितना काम आसान हो गया एटीएम मशीन के कारण, है ना? पहले बताओ बैंक से पैसे विड्रॉ करना है तो 500 रुपए भी विड्रॉ करना है तो बैंक जाना पड़ता था क्या? जो आपकी ब्रांच है वहीं पे, दूसरी ब्रांच में आप कैश विड्रॉ नहीं कर सकते। लेकिन अब आप इस गली में रहो, उस गली में रहो, इस सिटी में रहो, इस स्टेट में रहो, चाहे कोई भी स्टेट में रहो, चाहे किसी भी देश में रहो, आप पैसे विड्रॉ कर सकते हो। जी हाँ, यस और नो? क्या हुआ? रिसर्च। तो बैंकिंग बिजनेस वालों ने ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का एक एडवांटेज लेते हुए, कौन सा एडवांटेज? हर बार नई नई चीज करने का सोचते रहो, रिसर्च, यस और नो? अमेजोन वाले ने क्या किया? अमेजोन की कोई दुकान है क्या? अमेजोन का कोई प्रोडक्ट है? अमेजोन ने सिर्फ बेचने वाले को और खरीदने वाले को ऐप से मिलवा दिया। पर इस ब्रह्मांड का कोई भी दुकान वाला इतना नहीं कमाएगा जितना अमेजोन वाला कमा रहा है। क्या बोला मैंने? इस ब्रह्मांड का कोई भी दुकान वाला इतना नहीं कमाएगा जितना अमेजोन वाला कमा रहा है। माइंड बॉकलिंग फिगर्स। आप कैलकुलेट करने बैठ जाओगे तो आपका कैलकुलेटर कैलकुलेट नहीं कर पाएगा इतनी अमाउंट कुछ घंटों में। समझ में आ रहा है क्या? इन्वेंशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, यस और नो? तो ये सारी चीजें कहाँ से आती है? कौन सिखा रहा है? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ये उसका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेज है। आप भी आपके लाइफ में रिसर्च करते रहो, है ना? हर चीज को और बेहतर बना सकते हैं। ये डेस्क बेंच के अंदर में भी रिसर्च का ही नमूना है। ये डेस्क बेंच जब लग गए थे यहाँ पे, तब मैंने देखा बीच में गैप थी। मैंने बोला सर ये गैप नहीं चाहिए मुझे, क्योंकि बच्चे जब रखते हैं उनका पेन नीचे गिर जाता है, बहुत चिड़चिड़े मस्ती है, सामान गिर जाता है, लिख रहे उसके ऊपर पेज आ गया तो फट जाता है पेज वहाँ पे। तो बोला सर इसको क्या कर सकते? बोले सर अब तो ये बन गए। बोला एक काम करो, इससे मैच करने वाला पट्टी बीच में सीधी लाइन जाएगी। सोच सोच के रिसर्च से पता चला, रिसर्च करने के बाद पता चला कि कैमरा के लिए एक और कुछ कर सकते हैं। बट वो बोल रहा था दीवार पे छेद करके मैं ऐसा कुछ निकालता हूँ। बोला नहीं वो नहीं करना है। फिर देखा देखा तब पता चला, मैंने बोला पाइप अंदर से पोकल है, वैक्यूम है डेस्क बेंच के। उसने बोला हाँ। मतलब ऊपर का ढक्कन तोड़ो, बराबर उसी छेद में जाने वाला रॉड बनाओ। रिसर्च से पता चला, नहीं तो पता नहीं चलता। बताओ ये दिखता है क्या जल्दी किसी को रॉड? और ये कहाँ पे गया है, सेटल कहाँ पे हुआ है? इस बेंच के उस वैक्यूम वाले पाइप में। वो ढक्कन निकाल के उसके अंदर में डाल दिया। यस और नो? जितना ज्यादा आप रिसर्च करोगे आपके धंधे में, आपके फील्ड में, उतना आपको उसमें नई नई चीजें पता चलेगी। एक बुक को आप अगर 100 बार पढ़ लिए और 101वीं बार फिर से पढ़ रहे हो, मेरी गारंटी है उसमें कुछ ना कुछ आपको नया पता चलेगा 100 बार पढ़ने के बाद भी। ये है रिसर्च एंड डेवलपमेंट का एक बहुत शानदार नमूना। किसने बताया अपने को? ये मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स ने। सो इसीलिए ये सिग्निफिकेंस में है। मतलब प्लीज ध्यान देना, क्या बताया बेटा? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर डायनेमिक इन नेचर। अच्छा ये फिल इन द ब्लैंक्स और वन वर्ड के अंदर में आ सकता है। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर स्टैटिक, डायनेमिक, यस और नो? बोथ, नन ऑफ द अबव। ऑब्जेक्टिव में आ सकता है ना? तो आर डायनेमिक इन नेचर। द नेचर गोज ऑन चेंजिंग अलॉन्ग विद द चेंजेस इन द बिजनेस वर्ल्ड। ठीक है, हमें पता है बिजनेस वर्ल्ड चेंज हो रहा है तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट भी चेंज होंगे। सर चेंज क्यों होंगे? प्रिंसिपल तो यूनिवर्सल है। बेटा भूल रहे हो, फ्लेक्सिबल भी तो है। हमने पढ़ा था ना फ्लेक्सिबिलिटी,
यस और नो, मॉडिफिकेशन पॉसिबल है ना उसमें, क्लियर है। आगे, ओवर द इयर्स दे हैव डेवलप्ड दस, ये कुछ देखने की जरूरत नहीं है, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, बस ये एग्जाम्पल ध्यान रखना। R&D डिपार्टमेंट ऑलवेज वर्क्स ऑन फाइंडिंग अ न्यू टेक्निक्स इन द फील्ड ऑफ प्रोडक्शन, फाइनेंस, मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्स। फाइनेंस के नीचे लिख देना ATM मशीन, या बैंकिंग इंडस्ट्री के नीचे लिख लेना ATM मशीन, बैंकिंग इंडस्ट्री लिख लो, ATC के आगे एक्सेट्रा के आगे लिखो बैंकिंग, और उसके नीचे लिखो रिसर्च डेवलपमेंट इनोवेशन, क्या है बेटा, ATM। ये सुनो, बिल्कुल सही है बेटा, बिल्कुल सही है। अब तो आपको ATM पे भी जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ बैठे बैठे ही फोन के अंदर से आपकी सारी चीजें हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट सिग्निफिकेंस क्या है बेटा, हेल्प्स टू कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल। अच्छा, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कोऑर्डिनेट और कंट्रोल दोनों में हेल्प करते हैं। पहले कोऑर्डिनेट का मतलब बताता हूँ। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कहते हैं कि जब भी आप ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो तो आपके सभी स्टाफ्स के बीच में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, इंक्लूडिंग टॉप लेवल मैनेजमेंट। मुझे वो बताओ, मैं अगर कोई अनाउंसमेंट कर रहा हूँ, प्लीज ध्यान देना, प्लीज ध्यान देना बेटा, अनिल थैंक यू सो मच भाई। मैं अगर कोई अनाउंसमेंट कर रहा हूँ, प्लीज ध्यान देना, वो अनाउंसमेंट आप तक पहुंची नहीं, वो किसी काम की है क्या? कोऑर्डिनेशन जरूरी है। मैं अगर कोई चीज़ मेरे दिमाग में कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन में ये कुछ चीज़ें होनी चाहिए जिससे बच्चों का भविष्य और बेहतर हो सकता है, तो वो चीज़ जब तक मैं मेरे स्टाफ को कम्युनिकेट नहीं करूँगा, कोऑर्डिनेट नहीं करूँगा, वो चीज़ होगी क्या? बगैर कोऑर्डिनेशन के होगा नहीं। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स का सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा यही है, तुम जब भी किसी से काम करवा के लेते हो तो भैया पहले उसको बता तो सही, तभी तो काम करवाओगे, नहीं तो मैनेजमेंट होगा क्या? सो कोऑर्डिनेशन, ये भी हमें कौन सिखाता है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, इसीलिए ये सिग्निफिकेंस है। देखो मतलब हमें कितनी सारी चीज सिखा रहा है, रिसर्च करने के लिए मजबूर कर रहा है, कोऑर्डिनेशन के लिए, कंट्रोल के लिए, इनसाइट इंफॉर्मेशन दे रहा है, डिसीजन, साइंटिफिक डिसीजन लेने में मदद कर रहा है। काफी सारी चीजें हमें कौन सिखाते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। सर अब तो हम मिलने के लिए बेकरार है, इतनी सारी अच्छी चीजें हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की, अब हमें मिलवा दो प्रिंसिपल्स एक्चुअल में होते क्या है। मिलवाता हूँ। जैसे कि नहीं, मूवी चालू होने के पहले आप लोग बेसब्री से इंतजार करते हो ना, मूवी के नाम वाम, ये वो ट्रेलर के अंदर में भी सारी अच्छी चीजें बताते थे, और फिर आप सोचते भी नहीं यार अब तो ये मूवी देखना जरूरी है। सेम वैसे ही प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का पहले हमने मीनिंग, है ना, उसके अंदर में उसके एडवांटेजेस क्या है, उसका नेचर कैसा है, वो सारी चीज देखी। अब हम लोग क्या देखने वाले बेटा, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। अच्छा, कोऑर्डिनेट और कंट्रोल करने में हेल्प कर रहा है। कोऑर्डिनेट का मतलब समझ में आया बेटा? अच्छा, कंट्रोल करने में कैसे हेल्प करता है बेटा, बताओ तो जरा। देखो, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के अंदर में एक प्रिंसिपल ऐसा है जो कहता है कि जब भी तुम्हारा स्टाफ कोई काम करे तो उसकी एफिशिएंसी तुम चेक करो। सर चेक कैसे करेंगे? स्टैंडर्ड को एक्चुअल के साथ कंपेयर करो। कैसे? स्टैंडर्ड को एक्चुअल के साथ कंपेयर करो, तो उससे हमें पता चलेगा। जैसे मैंने मेरे स्टाफ को टारगेट दिया कि आज तूने 10 पेजेस टाइप करना है वर्ड की फाइल में, नोट्स के, उसने 10 पेज टाइप करने का मैंने टारगेट दिया था, ये क्या है, स्टैंडर्ड। उसने काम किया 9 पेजेस का, ये क्या है, एक्चुअल। स्टैंडर्ड और एक्चुअल को मैंने कंपेयर किया, बोलो उसने एफिशिएंट वे में काम किया या इनएफिशिएंट वे में? इनएफिशिएंट। कितना आउटपुट आना चाहिए था, 10 पेजेस का, कितना आया, 9 पेज। बोलो इसमें वेरायंस कितने पेज का है, 1 पेज का। ये वेरायंस फेवरेबल है या अनफेवरेबल है? कॉमन सेंस, अनफेवरेबल। 10 पेज का बोला 11 पेज करता तो फेवरेबल वेरायंस, 10 का बोला 9 पेज ही किया, कम किया, अनफेवरेबल। बरोबर है। चलो एक और चीज, मेरी कॉस्ट लगनी चाहिए थी 10 रुपए की, कॉस्ट लगी 9 रुपए, स्टैंडर्ड था 10, लगा 9। ये भी सिंपल जैसे एग्जांपल है। बोलो ये फेवरेबल है अनफेवरेबल है? ये फेवरेबल है। कॉस्ट कम लगना अच्छी बात है, और प्रोडक्टिविटी ज्यादा रहना अच्छी बात है। पहले क्या था, 10 पेज टाइप करने बोला था, 9 पेज ही किया, गलत बात है। 10 रुपए खर्चा लगना था कोई चीज का, 9 रुपए ही खर्चा लगा, अच्छी बात है। सो खर्चा कम लगना अच्छा है, प्रोडक्टिविटी और इनकम और सेल ज्यादा रहना अच्छा है। बाय द वे, मुझे चीजें कहाँ से समझ में आएगी सब, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट से। वो हमें क्या कहते हैं कि आपको आपके एम्प्लॉयज की एफिशिएंसी स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करना है, उससे आपको समझ में आएगा कि वो एफिशिएंट वे में काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अच्छा सर, इसमें कंट्रोल का क्या? अब मुझे एक बात बताओ, मेरे स्टाफ को मैंने 10 पेज टाइप करने बोला था, 9 पेज ही टाइप किए, मुझे पता चल गया अनफेवरेबल वेरायंस है। अब मैं क्या करूंगा, अब उसके ऊपर वॉच रखूंगा, इससे कंट्रोल होगी क्या चीजें?
उसको मालूम है नेक्स्ट टाइम से वो ये गलती नहीं करेगा, उसको मालूम है सर का अपने ऊपर वॉच है, कंट्रोल में रहेंगे। आप कंट्रोल में क्यों रहते हो? क्योंकि आपके मम्मा पापा चेक करते रहते हैं आपको, आपके मम्मा पापा का समय समय पे फोन आता है आपको, आपको पूछा जाता है कहाँ जा रहा है। ये सारी चीज़ों के कारण आप क्या रहते हो? कंट्रोल में रहते हो। यस और नो? सेम उसी तरीके से मैं भी मेरे स्टाफ को पूछूंगा कितना हुआ, कितना होना चाहिए था। एफिशिएंट वे में काम नहीं हुआ, मैं उसको बार बार बोलूंगा, वो क्या रहेगा? कंट्रोल में रहेगा। बाय द वे सारी चीज़ें हमें कौन समझाता है? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। क्लियर है? इसीलिए इसको सिग्निफिकेंस के अंदर में डालो बेटा। और लास्ट वाला, इट डेवलप्स द ऑब्जेक्टिव अप्रोच। इट डेवलप्स द ऑब्जेक्टिव अप्रोच। ओ हो, बहुत ही बढ़िया चीज बताई है इन्होंने। ऑब्जेक्टिव अप्रोच का मतलब बताता हूँ, एक मैं एग्जांपल दूंगा, लाइफ टाइम आपको याद रखना है बेटा। जैसे आप सभी को मालूम है, प्लीज ध्यान देना। हाँ, पहले एक एकदम बेसिक एग्जांपल देता हूँ आपको। बाहर धूप है, समर है, जमीन गर्म हो चुकी है, तो किसी ने बोला कि यार एक काम करो, सब जगह चमड़ा बिछा दो, उससे क्या होगा? चटका नहीं लगेगा पैर में, राइट? अब जिसका ऑब्जेक्टिव अप्रोच है वो बोलेगा सब जगह चमड़ा बिछाने से अच्छा तेरे पैर में चमड़े की चप्पल पहन ले, तो हर जगह चमड़ा बिछाने की जरूरत नहीं है। सारी दुनिया में तुम चमड़ा नहीं बिछा सकते, लेकिन तुम्हारे पैर में तुम चप्पल पहन सकते ना, तो पैर में चप्पल पहन लो, हर जगह तुमको चमड़ा बिछाने की जरूरत नहीं रहेगी। ये है ऑब्जेक्टिव अप्रोच। तुम प्रॉब्लम का रूट कॉज समझो बॉस। प्रॉब्लम क्या है? पैर में चटका लग रहा है, प्रॉब्लम ये नहीं कि चमड़ा कैसे बिछाना है। फिर इंसान सोचना शुरू कर देता है, अरे इतना चमड़ा कहाँ से लाए, कैसे बिछाएंगे, ये और नो, वो प्रॉब्लम है ही नहीं। रूट कॉज क्या था? ये सब आया क्यों पिक्चर में? क्योंकि पैर में चटके लग रहे हैं, ये रूट कॉज है। स्पेस के अंदर में पेन चलता नहीं है। थ्री इडियट और कौन सा वो मूवी था, कौन सा मूवी था थ्री इडियट में, देखा था सभी ने? पेन चलता नहीं है, तो हर कोई वो पेन बनाने की फिराक में लग गया कि स्पेस में चलने वाला पेन बनाना है। किसी ने रूट कॉज समझा ही नहीं। पेन क्यों चाहिए स्पेस में? कुछ लिखने के लिए, तो पेंसिल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, आखिरी में उन्होंने बोला कि वो उसकी नींद टूट गई, किसी के आंख में चली गई, ये वो, बट कहने का मतलब तुम समझ रहे हो ना? तुम रूट कॉज समझो। मुझे पता चला तुमने ही तुम्हारे मन से सोच लिया कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, और अब हर कोई क्या कर रहा है? बस अब वो पेन कैसे बनाना है। प्रॉब्लम के रूट कॉज की तरफ कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। कुछ बात समझ में आ रहे हो क्या? यस और नो? क्लियर है? सो बहुत आसान है बेटा मुन्ना, प्लीज ध्यान देना। सो विद द हेल्प ऑफ वेरियस प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट वन कैन डेवलप एन ऑब्जेक्टिव अप्रोच। आपने भी आपके जीवन में ऑब्जेक्टिव अप्रोच रखना चाहिए। यस और नो? जैसे मेरा छोटा भाई है, उसने बोला मुझे 1 लाख रुपए चाहिए, अर्जेंट है, महीने भर में दे। अब मैं यहाँ पे दो चीज़ कर सकता, या तो उसके 1 लाख रुपए के लिए मैं दिन रात इधर उधर कहीं कुछ देखूँ, पहली चीज़, या दूसरी चीज़, उसको 1 लाख रुपए कमाने के काबिल बनाऊँ। प्रॉब्लम 1 लाख रुपए चाहिए वो नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि उसको अपन कैसे 1 लाख रुपए कमाने के लिए ट्रेन करें, या उसको क्या समझाए। रूट कॉज समझना प्रॉब्लम का। मैंने प्रॉब्लम ही शिफ्ट कर दिया। प्रॉब्लम ये है कि मुझे 1 लाख रुपए चाहिए, कहाँ से लाऊं, कहाँ से लाऊं, मैं देख रहा हूँ। नो, मैं 1 लाख रुपए लेके क्या करने वाला हूँ? भाई को देने वाला हूँ। भाई उस 1 लाख का क्या करने वाला है? उसको पूछूंगा, मैं बताऊंगा कि या तो ये सस्ते में काम हो जाएगा, या फिर चल तू ये काम कर, तू खुद 1 लाख रुपए कमा। अप्रोच कैसा होना चाहिए? ऑब्जेक्टिव अप्रोच, सब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव अप्रोच हर बार जीवन में होना चाहिए। काफी बार लोग क्या करते हैं? चीजों में अटक जाते हैं। जैसे ये प्रॉब्लम है तो इसका एक सॉल्यूशन इसने जो सोच लिया, अब ये कहां से लाना? भैया इसके और भी तो सॉल्यूशन हो सकते हैं। तुम थोड़ा सा तुम्हारा अप्रोच को क्या करो? ब्रॉड करो। हर बार तुम एक सीमित जगह पे रह के मत सोचो। यस और नो? काफी सारी चीजें आगे आएगी धीरे धीरे सब्जेक्ट में। इंपॉर्टेंट है, डेवलप्स एन ऑब्जेक्टिव अप्रोच। मैनेजर्स कैन आइडेंटिफाई द बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, root cause of the problem in correct manner and can provide appropriate solution to it। बरोबर है? बट ये किसकी मदद से हो रहा है? फ्योल साहब ने कुछ 14 प्रिंसिपल्स बना करके दिए थे, उसकी मदद से सारी चीजें हो रही है। एक बार वापस सारे सिग्निफिकेंस, एक तो था बेटा अपना ऑब्जेक्टिव अप्रोच का, दूसरा कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल, उसके बाद रिसर्च एंड डेवलपमेंट में मदद कर रहा है,
सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, साइंटिफिक डिसीजन और डिसीजन मेकिंग, efficient utilization of resources, सिर्फ रिसोर्स भी लिख दिया तो भी याद आ जाएगा, एंड इनसाइट्स, बराबर है। ध्यान रखना पहला क्या है बेटा, इनसाइट्स, दूसरा एफिशिएंट यूटिलाइजेशन, साइंटिफिक डिसीजंस, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, R&D, कोऑर्डिनेट कंट्रोल एंड ऑब्जेक्टिव अप्रोच, सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, यस और नो। सो हमने नेचर देखा, सिग्निफिकेंस देखा, यस और नो, स्टार्टिंग में प्रिंसिपल्स की मीनिंग और डेफिनेशन देखा, इंपॉर्टेंट है। अब अच्छे से ध्यान देना, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, हेनरी फ्योल साहब ने कुछ थियरीज दी, कुछ प्रिंसिपल्स दिए, टोटल कितने बेटा, 14 प्रिंसिपल्स बताए हैं। अब वो चीज एक्चुअल में आई है जिसकी हम लोग अभी तक बात कर रहे थे, अब वो चीज एक्चुअल में आई है बेटा जिसकी हम लोग अभी तक क्या कर रहे बेटा, बात कर रहे थे, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। अभी तक हमने प्रिंसिपल का मतलब समझा, मैनेजमेंट का समझा मतलब, अभी तक हमने ये देखा कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का नेचर कैसा है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का एडवांटेज क्या है। अब एक्चुअल में प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट देख रहे हैं कि एक्चुअल में प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है, यस और नो। आ जाओ। सो 1841 से 1925 तक थे, बाद में बेचारे गचक गए, भगवान जी के पास चले गए। माइनिंग इंजीनियर वुड टर्न इनटू अ लीडिंग इंडस्ट्रियलिस्ट एंड अ सक्सेसफुल मैनेजर। एंड इसने इसका करियर कैसे स्टार्ट किया था फ्योल साहब ने, वो हमें देखने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना ध्यान रखना ये कंपनी के CMD थे, ठीक है, फ्रेंच माइनिंग कंपनी थी, उसके ये चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर थे। इन्होंने काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स किए, काफ़ी ऑब्जर्वेशंस किए, और उसके बाद इन्होंने कुछ प्रिंसिपल्स हम लोगों को बताए, और ये प्रिंसिपल्स इन्होंने इनको क्या नाम दिया, प्लीज़ ध्यान देना बेटा, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, बरोबर है। अच्छा, इनको हम लोग क्या कहते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट, इंपॉर्टेंट है, हेनरी फ्योल साहब फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट है, इन्होंने 14 प्रिंसिपल्स बताए थे, ठीक है। चलो आ जाओ, ध्यान देना। अच्छा, ये कहाँ से थे, बोलो बेटा, ये कौन थे, ये थे बेटा माइनिंग इंजीनियर, फ्रेंच माइनिंग इंजीनियर। छोड़ो, हमें इंपॉर्टेंट चीज है ये देखना है, हाँ, फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट, ये ध्यान रखना, इनका नाम ध्यान रखना, और ये CMD थे फ्रेंच माइनिंग कंपनी के, ये ध्यान रखना क्योंकि तीनों चीजें बार बार एग्जाम में आ चुकी है, ये तीनों चीजें बार बार एग्जाम में आ चुकी है बेटा। आज प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है, प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। अब ये सारे प्रिंसिपल्स इन्होंने सोच सोच के, बहुत सारे थॉट्स दे के, एक्सपेरिमेंट्स करके, है ना, ट्रायल एरर करके इन्होंने प्रिंसिपल्स डेवलप किए। अब जैसे मैंने कुछ प्रिंसिपल डेवलप किए, मैंने आपको बताए थे आपके OCM के बुक में, वो हाउ टू स्टडी है ना, स्टडी रिलेटेड 4 स्टेप्स मैंने लिख करके दिया, 4 प्रिंसिपल है वो, अगर हर कोई वो प्रिंसिपल फॉलो करेगा तो डेफिनेटली उसका चाहे थ्योरी सब्जेक्ट हो या प्रैक्टिकल, उस सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर कर सकता है क्या, यस, प्रूवन है, 10 साल से चल रहे हैं, यस और नो। तो अच्छे से ध्यान देना। वैसे ही इन्होंने बिजनेस को मैनेज करने के लिए कुछ प्रिंसिपल्स बनाए, ये मैनेजर थे ना, इनको तकलीफें आई होगी, अलग अलग नेचर ईगो वाले लोग मिले होंगे, तो उनसे काम करवा के कैसे लेना है, उनसे इफिशिएंट वे में कैसे काम करवा के लेना है, ये चीज़ें इन्होंने कुछ थेरीज में, कुछ प्रिंसिपल्स में कन्वर्ट की और लिख दिया। आ जाओ, ध्यान देना बेटे। सो मुन्ना प्लीज ध्यान दे, आ जाओ मुन्ना, ध्यान दे। सबसे पहला प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क, काम बांट दो, पूरा काम किसी एक के हाथ में मत रखो। दूसरा, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर आप किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो तो उसे अथॉरिटी भी दो। जैसे मैंने केतकी को बोला कि केतकी तू सुबह आती है जल्दी, तेरी जिम्मेदारी है तू क्लास ओपन कर लेना। अब केतकी को मैंने क्लास ओपन करने की जिम्मेदारी दे दी, बट उसको चाबी ही नहीं दी क्लास की, अथॉरिटी नहीं दी, बोलो कर पाएगी क्या वो। तो जब भी आप किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हो तो साथों साथ उसे अथॉरिटी भी देना पड़ेगा। सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया और अथॉरिटी नहीं दिया, काम हो पाएगा क्या, समझ में आया ना। क्लास खोलने की जिम्मेदारी दी तो अथॉरिटी, चाबी भी देना पड़ेगा क्या, समझ में है। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन इन्होंने लिख करके दिया। प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन अगर मैं बोलूँ, डिसिप्लिन की बात करूँ तो जैपनीज लोगों में भयंकर डिसिप्लिन है, भयंकर मतलब नेक्स्ट लेवल।
हम उनके आसपास भी नहीं अड़ते। उनके अंदर डिसिप्लिन नेक्स्ट लेवल है, देशभक्ति नेक्स्ट लेवल है, यस और नो। मिलिट्री डिसिप्लिन हर एक सिविलियंस के अंदर। आगे प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड मतलब देखो यहाँ पे किसी कंपनी में 2 मैनेजिंग डायरेक्टर है, ये सब लोग एम्प्लॉय को और मैनेजर्स को गाइड कर रहे हैं। ये अलग बोल रहा है, ये अलग बोल रहा है। छोड़ो ना, एक रथ को 4 घोड़े बंधे हुए, मैं एक घोड़े को इधर जाने बोल रहा हूँ, एक घोड़े को इधर जाने बोल रहा हूँ, रथ कोई डायरेक्शन में जा पाएगा क्या? सबको एक ही डायरेक्शन में काम करना है। अगर 2 मैनेजिंग डायरेक्टर भी है तो उनकी जो कमांड रहेगी नीचे के स्टाफ के लिए, उसमें यूनिटी होनी चाहिए। पता चला एक मैनेजिंग डायरेक्टर बोल रहा है तो सुबह 10 से 2 ये काम कर, दूसरे ने बोला नो नो 10 से 2 ये काम कर। यूनिटी ऑफ कमांड है यहाँ पे? नो। सो देयर मस्ट बी यूनिटी ऑफ कमांड। अगर हायर लेवल अथॉरिटी पे एक से ज्यादा लोग हैं तो, हायर लेवल अथॉरिटी पे एक ही इंसान है तो यूनिटी ऑफ कमांड बाय डिफॉल्ट रहेगा, वही अकेला बोलने वाला है ना। ऐसे काफी सारे प्रिंसिपल्स है। एक काम करते हैं, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ये सारे प्रिंसिपल 1 बाय 1 इन डेप्थ पढ़ते हैं। 1 2 3 4 देखो दिख रहा है क्या? सारे प्रिंसिपल इन डेप्थ पढ़ना है। सर क्या बात कर रहे हो, ये प्रिंसिपल्स ही इस टॉपिक में? हाँ, बस यही प्रिंसिपल्स। तो 1 बाय 1 एक एक प्रिंसिपल स्टार्ट करो। सबसे पहला प्रिंसिपल डिवीजन ऑफ वर्क, बरोबर है? आ जाओ। सबसे पहला प्रिंसिपल, टोटल 14 प्रिंसिपल है मुन्ना। सबसे पहला प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। मुन्ना अच्छे से ध्यान देना, अभी सब लोग ध्यान देना बेटा। ये प्रिंसिपल का क्या कहना है अच्छे से समझ लो। आप देखो, प्लीज ध्यान देना बेटा। जैसे किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन में, मुन्ना प्लीज ध्यान देना, डिमार्ट गए क्या कोई? डिमार्ट, डिमार्ट गए? डिमार्ट गए हो आप, है ना? डिमार्ट के अंदर में आप सामान लेते हो, सामान जहां भी आप सामान कलेक्ट करने जाते हो वहां पे कोई ना कोई कभी कभी खड़ा रहता है, तो वो इंसान अलग रहेगा। सामान लेके आप ट्रॉली में लेके आए बिलिंग काउंटर पे, बिलिंग काउंटर पे अलग इंसान रहेगा, उसने आपसे पैसे ले लिए और बिल दे दिया। और जब आप गेट के बाहर जाते रहते हो तो जो बिल चेक करने वाला रहता है, पेड की रिसीट, वो अलग है। ये तीनों एक ही इंसान है क्या? अगर तीनों एक ही इंसान रहा ना तो फ्रॉड होने की चांसेस बहुत ज़्यादा है। वो इंसान क्या बोल देगा इसको, भाई तू एक काम कर, तू अंदर से सामान ले, सामान देते समय भी मैं वहाँ पे मैं ही हूँ, बिलिंग के भी काउंटर पे मैं ही हूँ और चेक करने वाला भी मैं ही हूँ। सामान उठा के तू बाहर चल जा, 2000 का सामान है, 1000 रुपये मेरे को दे देना। तेरे को 2000 का सामान कितने में मिल गया? 1000 में। समझ में आया क्या फ्रॉड होता था? चोर के हाथ में तिजोरी की चाबी दे दिया, ये तो ऐसी बात हो गई ना। क्लियर है क्या? इसीलिए रिसीट चेक करने वाला अलग, पैसा लेने वाला अलग। क्या बोला मैंने? रिसीट चेक करने वाला अलग और पैसा लेने वाला अलग। मतलब मैंने काम को बांट दिया। पूरा जो एक काम था उस काम को मैंने आइडेंटिफाइबल पीस के अंदर में ब्रेक किया। ये काम तू करेगा, ऑटोमेटिकली इसका किया हुआ काम इससे अपने आप चेक हो जाएगा, इसका किया हुआ काम इससे चेक हो जाएगा, इसका इससे चेक हो जाएगा, यस और नो। तो फ्रॉड होने के लिए उन तीनों को एक जगह पे आना पड़ेगा, उसकी संभावना बहुत कम है, क्योंकि हर कोई के मन में क्या डर रहेगा, इसने अगर बोल दिया किसी को तो। इसीलिए क्या करो, पूरा काम स्टार्ट से लेके एंड तक किसी एक के हाथ में मत दो, वरना फ्रॉड होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। काम को डिवाइड कर दो अलग अलग लोगों में। एक और एग्जांपल देता हूँ, प्लीज ध्यान देना। जैसे बैंक के अंदर में कभी गए होगे तो सेम कैशियर आपको 3 3 4 4 महीने तक केस नहीं दिखता है। मैनेजर सेम रहेगा 2 2 साल तक, लेकिन कैशियर आपको हर महीने में, हर 2 महीने में बदलते हुए दिखेगा। कैशियर हर बार सेम नहीं रहेगा। अभी इस महीने में ये कैशियर है, अगले महीने में कोई दूसरा कैशियर है, तीसरे महीने में कोई तीसरा है, चौथे महीने में फिर से वो पहला वाला कैशियर मिल जाएगा। क्या होता है मालूम है क्या? क्योंकि जब ये कैशियर है और इसको भी पता नहीं रहता है कि कब इसको इसकी पोजीशन चेंज होने वाली है, इसकी जगह इसको अचानक मेल आता है, आज तुम नहीं हो, आज दूसरा है। अब जैसे ही आज दूसरा आएगा तो दूसरा आएगा तब ऐसे ही कैश हाथ में ले लेगा या पुराना हिसाब करके प्रॉपर लेगा हाथ में? तो दूसरा जब आएगा तो बोल देगा ना, अगर पैसे बराबर नहीं है, कि पिछले वाले के कैशियर ने फ्रॉड किया, बुक्स में अकाउंटिंग में दिख रहा है कैश 10 लाख है और इसके कैश बॉक्स में कैश दिख रहा है 9 लाख, 1 लाख कैश कम है। उसकी गलती पकड़ में आ गई, क्यों? क्योंकि काम डिवाइड कर दिया अलग अलग लोगों में।
अगर कैशियर को पता है कि जीवन भर में ही कैशियर हो तो वहां पे फ्रॉड करेगा क्या? मैं बताऊं कैसे फ्रॉड करेगा। ये आई बंदी, इसने बैंक में 10 लाख रुपए डिपॉजिट किए। ये आई बच्ची, ये आई बच्ची आई, इसने 10 लाख रुपए डिपॉजिट किए बैंक में और कैशियर को 10 लाख रुपए दे दिए। इसके 10 लाख कैशियर अपने जेब में डाल दिया, ठीक है क्या? अब ये आया 10 लाख रुपए डिपॉजिट करने के लिए, इसके 10 लाख कैशियर ने इस बच्ची के अकाउंट में डाल दिए। इसके अकाउंट में कुछ नहीं गए, इस बच्ची के अकाउंट में इसके 10 लाख। फिर ये आया, इसके 10 लाख रुपए कैशियर ने इसके अकाउंट में डाले। फिर और आया चौथा बंदा, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इसके 10 लाख इसके अकाउंट में डाले। मतलब बताओ, इस बच्ची के अकाउंट में पैसे आ गए बट इसके नहीं, इसके आए। इसके अकाउंट में भी पैसे आ गए बट इसके आए। इसके अकाउंट में भी पैसे आ गए, इसके आए। फिर और आया पांचवा, इसके भी 10 लाख है। ये 10 लाख इसने इसके अकाउंट में नहीं डाले, इसके अकाउंट में डाल दिए। और ये पूरा समय कितना था? ये 1 मंथ था समझ लो। और 1 महीना ये सबसे पहले 10 लाख ये किसने ले लिए थे? कैशियर ने। 1 महीने बाद कैशियर ने इसके अकाउंट में 10 लाख रुपए डाल दिए। टिमिंग लेडिंग, टिमिंग लेडिंग। कैशियर ने क्या किया समझा क्या? फ्री फंड में श्रीखंड, फ्री में 10 लाख रुपए यूज करने मिले 1 महीने तक। सभी के अकाउंट में आ गए क्या 10 लाख? सभी के अकाउंट में आ गए। पर वही बीच में इसको ब्रेक कर दिया। कैसे? कैशियर को अचानक यहाँ पे मैसेज आया कि भैया अब आज से तू नहीं है। अब बताओ, इसके अकाउंट में पैसे आए थे क्या उस दिन? नो। कैशियर की चोरी पकड़ी जाएगी। दूसरा कैशियर आएगा तो हिसाब टैली करके लेगा ना। समझ में आया क्या? इसीलिए पूरा काम स्टार्ट से लेके एंड तक किसी एक के हाथ में मत दो। इसीलिए आपके मम्मी पापा जब भी आउट ऑफ सिटी जाते हैं, आउट ऑफ स्टेशन जाते हैं, तो आपके घर पे अगर आपका और आपका बड़ा भाई, आपका छोटा भाई है, तो आपके बड़े भाई को बोलते हैं आपके ऊपर नज़र रखो, तू ये काम इतना करना, आगे का वो करेगा, तू वो करना, आगे का ये करेगा। दोनों को एक दूसरे के ऊपर नज़र रखने के लिए बोला हुआ रहता है। सारी अथॉरिटी किसी एक इंसान के हाथ में दे दी तो वहाँ पे फ्रॉड होने के चांसेस ज़्यादा है। इसीलिए मैं भी मेरे ऑर्गेनाइजेशन में क्या करता हूँ, प्लीज़ ध्यान देना, पैसा जब आता है किसी के अकाउंट में तो मैं बच्चों से भी पूछता हूँ और स्टाफ से भी पूछता हूँ और दोनों को क्रॉस चेक करता हूँ, येस और नो। क्लियर है? और उसके बाद मुझे पता चल जाता है कि कुछ फ्रॉड है नहीं है, एरर है नहीं है। मैं जब रिसीट किसी को देता हूँ तो पंकज अगर रिसीट बना रहा है तो रोहित रिसीट चेक करेगा। बच्चे का मैं तो देखने की जरूरत नहीं है, ओरल है। बट पंकज ने अगर रिसीट बनाई है और बच्चों से पैसे लिए, रिसीट कहाँ चलेगी? बच्चे के पास। अब क्लासरूम में पंकज आएगा अगर रिसीट चेक करने? नहीं। पंकज ने हो सकता है किसी बच्चों के साथ में कुछ मिली भगत किया होगा, तो क्लासरूम में कौन आएगा? रोहित आएगा। रिसीट किसने बनाई थी? पंकज ने। और चेक कौन कर रहा है? रोहित। समझ में आया? पूरा काम एक के हाथ में दिया है क्या मैंने? नो। इसको कहते हैं डिवीजन ऑफ द वर्क। आगे जाके अगर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स करेगा तो ये आपको आर्टिकलशिप में हर दिन सीखने मिलेगा, हर दिन, है ना। मंडे टू संडे। सर क्या बात करो, आर्टिकलशिप में छुट्टी नहीं रहती क्या? इट डिपेंड्स ऑन द मूड ऑफ योर बॉस, यस और नो। चलो आगे। सो प्लीज ध्यान देना। सो ये था प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। अब देखते हैं ये लोग क्या कह रहे हैं, हमने जो बोला वही इनका कहना है क्या। आओ तो समझ में आया काम कैसे डिवाइड करना। पूरा काम स्टार्ट से लेके एंड तक किसी एक के हाथ में नहीं देना है। आजा मुन्ना प्लीज ध्यान दे दे। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, work is divided into different kinds such as technical, financial, commercial, security, operation, accounting and managerial। अच्छा, किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर इतने सारे काम है तो सारे काम किसी एक के हाथ में मत दो। अब ये सेंटेंस पढ़ने के बाद किसी को समझ में आता है क्या? नो। इसीलिए अपन ना एग्जाम्पल याद रखना, रिसीट देने वाला अलग, सॉरी रिसीट बनाने वाला अलग और रिसीट चेक करने वाला अलग। दूसरा कौन सा एग्जाम्पल? कैशियर वाला। दूसरा कौन सा? कैशियर वाला। उसके बाद आगे क्या बोला है? इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग द एफिशिएंसी एंड एक्सपर्टाइज ऑफ द एम्प्लॉय which ultimately turns into expected productivity level। दूसरा प्रिंसिपल कौन सा बेटा, देखो तो जरा। प्लीज ध्यान देना, प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। चलो आ जाओ, प्लीज ध्यान देना बेटा। वही अपना एग्जाम्पल,
केतकी को मैंने बोला रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तेरे को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा हूँ क्लासरूम ओपन करने की, बट उसको क्लासरूम की चाबी नहीं दिया, मतलब चाबी नहीं दूंगा तेरे को, अथॉरिटी है भैया, चाबी मैं ऐसे किसी के हाथ में नहीं देता हूँ। तो बोलेगी सर आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी और अथॉरिटी नहीं दे रहे हो, मैं काम कर पाऊंगी क्या? सो अगर मैं किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा हूँ तो मुझे उसे अथॉरिटी भी देना पड़ेगा। समझ में आए? मैंने मेरी गर्लफ्रेंड को बोला मेरा सर बहुत दुख रहा है, मेरा सर दबा दे, उसके ऊपर मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया, उठे, काय, गोड़ी सैटरडे सैटरडे कर दी, बैठ अभी, आइए तो मक्का है, चलो चलो आ जाओ आ जाओ, ध्यान दो। जैसे मैंने मेरी गर्लफ्रेंड को बोला मेरा सर दुख रहा है, सर दबा दे, मैंने उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी सर दबाने की, बट मैंने बोला टच मत करना मेरे बॉडी को, मेरे बॉडी को टच करने की अथॉरिटी मेरी बीवी के अलावा और किसी के पास नहीं है। तो वो क्या बोलेगी, सर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो और अथॉरिटी नहीं दे रहे हो टच करने की, काम होगा क्या? इसलिए अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों पैरेलल चलते हैं। अगर आप किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो तो आपको उसे अथॉरिटी भी देना पड़ेगा। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं, ये दूसरा प्रिंसिपल बोल रहा है, प्लीज ध्यान देना। अथॉरिटी इज राइट टू टेक डिसीजन, इट इज नेसेसरी टू गेट द थिंग डन अप्रोप्रिएटली फ्रॉम सबऑर्डिनेट्स, अथॉरिटी ऑलवेज कम्स विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये डायलॉग सुना हुआ लग रहा है, स्पाइडरमैन का सबसे पहला पिक्चर, बड़ी ताकत के साथ बड़ी जिम्मेदारियां भी आती है। तो यहाँ पे उल्टा है, बड़ी जिम्मेदारी आई तो आपको बड़ी ताकत भी मिलना चाहिए, बड़ी जिम्मेदारी आई तो आपके पास अथॉरिटी भी होनी चाहिए। विदाउट अथॉरिटी कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं हो सकती। यस और नो? बस इतना ही ध्यान रखना इस प्रिंसिपल में, बरोबर है क्या? ध्यान देना। सर इसका और एग्जांपल अगर बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बताना है तो, जैसे मैंने पंकज के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि पंकज तूने ये काम करना है, और अगर उस काम में अगर कोई प्रॉब्लम आती है, जैसे मैंने पंकज को बोला कि पंकज सुबह क्लास है, तेरे को दरवाज़ा ओपन करके रखना है, उसको मैंने अथॉरिटी भी दे दिया, चाबी भी दे दिया, बच्चे आ गए उस चाबी से दरवाज़ा नहीं खुल रहा, तो क्या उसके पास अथॉरिटी है कि वो चाबी वाले को लेकर के आके दूसरी चाबी बनवा ले या दरवाजे का लॉक तोड़ दे? बिल्कुल है। जब मैंने उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया कि दरवाज़ा खुलना ही चाहिए बच्चे आने के बाद, तो साथों साथ में उसको अथॉरिटी भी दूंगा, अगर दरवाज़ा नहीं खुल रहा है तो लॉक तोड़ दे, दूसरी चाबी बनवा ले, तो तेरे हिसाब से वहां पे डिसीजन ले ले, इसलिए ये डिसीजन की बात कर रहे हैं। मतलब अथॉरिटी दिया है डिसीजन लेने का, समझ में आए? मतलब उस काम को पूरा करने के लिए तो अप्रोप्रिएट डिसीजन ले सकता है। एक और एग्जांपल, सरकारी ऑफिसेस के अंदर में जो सरकारी ऑफिसर बैठते हैं उनके पास अथॉरिटी होती है कि इतने इतने रुपए तक का खर्चा वो उनके ऑफिस में कर सकते हैं। जैसे उनकी जिम्मेदारी है कि उनका कैबिन हमेशा अच्छा दिखना चाहिए, क्लीन दिखना चाहिए। अब उनके कैबिन के अंदर का जो सोफा है अगर वो पुराना हो गया, खराब हो गया, बरोबर है, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसे उन सोफे को चेंज करना है। बट अब चेंज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी तो साथों साथ उनको अथॉरिटी भी देनी पड़ेगी ना, कि इतने खर्चा आप कर सकते हो नए सोफे के लिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दिया, सोफा चेंज करना आपकी जिम्मेदारी है, और अथॉरिटी भी दिया, 1 लाख रुपए तक का एक साल में आप आपके कैबिन के लिए खर्चा कर सकते हो। वो 1 लाख रुपए के लिए आपको किसी को पूछने की जरूरत नहीं है, यू कैन टेक द डिसीजन फॉर द वाउचर अमाउंट अप टू ₹1 लाख। सो रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया और अथॉरिटी भी। सर उसके ऊपर का खर्चा हो रहा है तो ऊपर के ऑफिसर से आपको अथॉरिटी लेनी पड़ेगी। यस और नो? अगर ये नहीं रहता ना बेटा, तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन के मालिक लोगों की चाटी लग जाती, एम्प्लॉय डिसीजन ले लेते थे, सर आज तो क्या ये सब प्रॉब्लम हो गया था, मैंने दूसरे को बुलवाया, पेंट करवा दिया, 50,000 का खर्चा हो गया। सर आज वो दरवाजा खुल नहीं रहा था, मैंने तोड़ दिया, नया दरवाजा बना दिया, 70,000 का खर्चा हो गया। लिमिट भी देना पड़ेगा ना भाई, तेरे पास अथॉरिटी है इतने रुपए तक के खर्चे करने की, और वो भी मैं प्रॉपर चेक करूंगा, उसके बाद में ऑडिट करूंगा कि तूने जो किया वो एक्स्ट्रा पैसा तो नहीं दिया सामने वाले को, ऐसा तो नहीं तूने सामने वाले को दिया और खुद के भी जेब में रखा। यस और नो? सो अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों साइमल्टेनियसली रन होने वाले, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन। उसके बाद अथॉरिटी टू टेक डिसीजन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। ओ हो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये जिंदगी में, छोड़ो ना, ऑर्गेनाइजेशन में भी ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, डिसिप्लिन। सभी स्टाफ को बोल के रखा हुआ है कि सुबह 10 से 10:15 के बीच में आ जाओ, 10 से 15 मिनट का डिले चलेगा, अफोर्डेबल है।
टॉलरेबल है, यस और नो, मैं टॉलरेट कर सकता हूँ। 10 से 10:15, 15 मिनट के ऊपर डिले किया तो नहीं चलेगा। बट अगर डिसिप्लिन की बात करें तो 10 बजे ही आ जाना चाहिए सभी ने, ठीक है। बट हमने क्या बोला, 10 से 10:15, 10:15 के ऊपर हम लोग टॉलरेट नहीं करेंगे। ये क्या है, डिसिप्लिन है। सो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉय को ये भी एक प्रिंसिपल फॉलो करना पड़ेगा, जिसका नाम क्या है, प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। वरना एम्प्लॉय अपने हिसाब से आएगा, अपने हिसाब से जाएगा। सारस बाग है क्या, कभी भी आ रहे कभी भी जा रहे। धर्मशाला है, नो, ये टाइम इन है, जाने का टाइमिंग कम से कम 6, उसके ऊपर अगर काम रहा तो रुकना पड़ेगा। आने का फिक्स है, जाने का 6 या 6 के बाद। समझ में आएगा सभी को, प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। सो आपने इस काम को इस समय के अंदर में पूरा करना है ना। इसमें ज़्यादा देखेंगे नहीं। एम्प्लॉयज मस्ट ओबे एंड रिस्पेक्ट द रूल्स दैट गवर्न द ऑर्गेनाइजेशन, दैट्स इट। इसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ। ये सारे प्रिंसिपल फ्योल साहब ने दिन रात एक करके, उनके बीवी से झगड़ा करके, समझ में आ रहा है, बैठ करके कोने में बनाए हैं सारे रूल। सर बीवी से झगड़ा किया, ठीक है, छोड़ो ना, मतलब पूरी जिंदगी का त्याग करके रूल बनाए होंगे ना। ये रूल्स दिखने में बहुत आसान है, बट इन रूल्स की वजह से कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का जो हम लोग फंक्शंस बोलते हैं वो मैनेज करना बहुत आसान हो गया, अगर हम लोग ये प्रिंसिपल्स फॉलो करते हैं तो। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड देखो तो बेटा जरा, ये देखो तो, ये दो ऊपर टॉप लेवल के रथी महारथी बैठे हैं, मैनेजर। ये मैनेजर इसको भी कमांड दे रहा है, इसको अलग दे रहा है, ये भी मैनेजर इसको भी दे रहा है, इसको भी दे रहा है, इसको भी दे रहा है। अब भैया नीचे वाला स्टाफ सुने तो सुने किसकी। ये ओनली लेक्चर्स ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में दो लोग टॉप लेवल पे है, एक मैं और एक मेरी वाइफ। और इस ऑर्गेनाइजेशन में ये पंकज है, ये रोहित है, ये विजय है, ये आशीष है, ये प्रीति है। अब मैं इनको कमांड दे रहा हूँ, यहाँ तक ठीक था। मेरी वाइफ इनको कमांड दे रही है, यहाँ तक ठीक था। दिस इज राइट अप्रोच, बराबर है। लेकिन अब हो क्या रहा है, मेरी वाइफ इनको भी कमांड दे रही है, मैं भी इसको कमांड दे रहा हूँ। ये बेचारा मर गया, ये बोल रहा है कि सर अब मैं क्या करूँ, आपकी सुनूं या मैडम की सुनूं। समझ में आया क्या, यहाँ क्या यूनिटी ऑफ कमांड है क्या, नो। अच्छा, मैं आर को भी बोल रहा हूँ रोहित को, मेरी वाइफ भी रोहित को बोल रही है। मैं विजय को भी बोल रहा हूँ, मेरी वाइफ भी विजय को कुछ बोल रही है करने के लिए। मैं आशीष को भी बोल रहा हूँ, मैम भी आशीष को बोल रही है। मैं प्रीति को भी बोल रहा हूँ, मैम भी प्रीति को बोल रही है। बताओ, ये नीचे वालों की वाट लग जाएगी ना सभी की। कुछ बात समझ में आ रही है क्या। इसीलिए यूनिटी ऑफ कमांड होना बहुत जरूरी है क्या, यस और नो। सो यही चीज है बेटा यहाँ पे, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। ईच मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम ओनली वन सुपेरियर। एक घोड़ा है, उसको दो लोग चला सकते हैं क्या। एक घोड़े को चलाने के लिए एक ही इंसान होना चाहिए, यस और नो। सो देखो, हर एक को इसी से ऑर्डर मिल रही है, हर एक को सिर्फ इसी से ऑर्डर मिल रही है, ये सही अप्रोच है। बट दो दो सुपेरियर है, ये इसको भी ऑर्डर दे रहा है, इसको भी, ये इसको भी, इसको भी, ये इसको भी, ये भी इसको, खिचड़ी हो जाएगी ना। दिस इज रॉन्ग अप्रोच। ये मैंने नहीं बोला, फ्योल साहब ने दिन रात अपनी बीवी से झगड़ा करके कोने में बैठ के सारे प्रिंसिपल बनाए हैं। कितना सोचा होगा, सोचो तुम, कितनी आसानी से लिख दिया। देखने में बहुत आसान लग रहा है, लेकिन इतने आसानी से एकदम अचानक सोए और सपने में 14 प्रिंसिपल आ गए और लिख दिए उठ के, ऐसा कुछ हुआ है क्या, नो। उनकी जिंदगी के बेटा है प्रिंसिपल्स लिखने में। तो सारे प्रिंसिपल्स काम के प्रूवन है। कोई भी मैनेजर ट्रायल एरर करने की कोशिश करेगा क्या, चलो यार ये प्रिंसिपल ये ऐसा नहीं, शायद मैं ऐसे करके देखता हूँ, नो। प्रूवन है, फंडामेंटल ट्रूथ है, प्रपोजिशन है, हर कोई इसके ऊपर बिलीव करता है, यूनिवर्सली अप्लीकेबल है। इसीलिए इनको फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट बोला जाता है, यस और नो। उसके बाद नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। जैसे यूनिटी ऑफ कमांड था, वैसे प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन भी है। ऑर्गेनाइजेशन का हर एम्प्लॉय एक ही डायरेक्शन में काम किया तो ही सही होगा। मुझे एक बात बताओ, सचिन तेंदुलकर खुद की सेंचुरी के लिए खेलता था या टीम को जिताने के लिए खेलता था, टीम को जिताने के लिए। 11 में से 10 प्लेयर टीम को जिताने के लिए खेल रहे हैं और एक प्लेयर खुद की एडवर्टीजमेंट मार्केटिंग के लिए खेल रहा है। बोलो टीम जीत पाएगी क्या, डायरेक्शन सबकी सेम है क्या रे।
11 के 11 प्लेयर जब एक डायरेक्शन में काम करेंगे, एक डायरेक्शन में खेलेंगे, यस और नो, तो ही टीम जीतने वाली है। एक रथ को 4 घोड़े है, एक घोड़े ने सोचा नहीं मैं लेफ्ट जाऊंगा, बचे हुए 3 सोच रहे कि राइट जाना है, बोलो रथ आगे जा पाएगा क्या? नो। इसको कहते हैं यूनिटी ऑफ डायरेक्शन रहा तो ऑर्गेनाइजेशन आगे जाएगी। अगर सबका ऑब्जेक्टिव अलग अलग है, डायरेक्शन अलग है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन का अंत निश्चित है, उस ऑर्गेनाइजेशन का अंत निश्चित है। जैसे काफ़ी बार प्रोग्राम फंक्शंस में मैं और मेरी वाइफ जाते हैं, अगर मैंने कोई चीज़ बोल दी और अगर वो चीज़ गलत भी है तो भी मेरी वाइफ बोलती नहीं नहीं ऐसे ही है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। मैंने कोई चीज़ बोल दिया तो मेरी वाइफ वहाँ पे मुझे क्रॉस करके अलग डायरेक्शन में नहीं जाती है, वो भी ये बोलती है नहीं ये जो बोल रहे हो सही। समझ में आया क्या? यूनिटी ऑफ। और घर पे बाकी समय मैं बोलता हूँ कि तूने जो बोला वो सही है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, है ना। प्रिंसिपल स्टेट दैट देयर शुड बी वन हेड एंड वन प्लान इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन। टीम में एक ही प्लान होना चाहिए जीत का। दो प्लान अगर कर दिए भाई, ये दो प्लेयर सेंचुरी बनाने के लिए खेलेंगे, बचे हुए टीम को जिताने के लिए, नो। हर एक का ऑब्जेक्टिव वो ही होना चाहिए। वो एक मूवी थी ना शाहरुख खान की जिसमें लड़कियों की हॉकी टीम होती है ना, चक दे इंडिया। उसमें एक खिलाड़ी को खुद का नाम करना रहता है, शाहरुख खान को समझ में आ जाता है तो वो समझाता है कि टीम को जितवाने के लिए खेलना है, सिर्फ खुद का नाम करने के लिए नहीं। समझ में आ रहा है ना। तो बस वही चीज यहाँ पे, देयर शुड बी वन हेड एंड वन प्लान। क्लास में एक कैप्टन होता है, दो कैप्टन होते हैं? एक ही कैप्टन होता है। टीम में भी एक हेड होना चाहिए और एक ही प्लान होना चाहिए। मैं नहीं बोल रहा हूँ, प्योल साहब ने अपने बीवी से झगड़ा करके 2-2 घंटे कोने में बैठ के प्रिंसिपल सोचे। आगे, प्रिंसिपल ऑफ सबॉर्डिनेशन ऑफ द इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट। भाई साहब क्या चीज होती है रे बेटा ये? बोलो तो एनीबडी, जो लिखा हुआ है उस हिसाब से, एनीबडी बोलना सिद्धार्थ। अगर आपका इंटरेस्ट होगा तो आप ऑर्गेनाइजेशन में बोलोगे, तो अगर ऑर्गेनाइजेशन आप बोलेगी तो आपका इंटरेस्ट एप्रोप्रिएट होगा और ऑर्गेनाइजेशन एक्सेप्ट किया और कोई? गुड ट्राई, थोड़ा सा उसमें चेंज करना है। और कोई? ऑर्गेनाइजेशन का उद्देश्य जो है वो सर्वोपरि है, वो सुप्रीम है। आपका जो भी इंटरेस्ट है उसको साइड में रखो। आप ऑर्गेनाइजेशन में जो काम कर रहे हो, ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट के लिए काम कर रहे हो। ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट और आपका इंटरेस्ट कभी क्रॉस होगा तो कौन जीतेगा? ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट। यस और नो? सो हमेशा आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो तो उसके इंटरेस्ट के लिए काम करो, खुद के फायदे के लिए नहीं। मिलिट्री वाले लोग क्या करते हैं, पहले देश की रक्षा और सुरक्षा, बाद में खुद की रक्षा और सुरक्षा, है ना। कुछ कुछ लोग ऐसे सोचते कि पहले खुद की रक्षा सुरक्षा बाद में देश की। नो, देश की रक्षा और सुरक्षा सर्वोपरि है, उसके बाद में खुद की, उसके बाद में बाकी लोगों की। सो पहले ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट किसमें वो सोचो, बाद में खुद का इंटरेस्ट। इसीलिए क्या बोला है, इंडिविजुअल इंटरेस्ट ये सबॉर्डिनेट है टू द ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट। खुद का उल्लू मत सीधा करो, पहले ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचो। यस और नो? क्लियर? काफी लोग क्या करते हैं मालूम है, काफी स्टाफ भी मैंने देखा है कि खुद के 2 रुपए के फायदे के लिए ऑर्गेनाइजेशन का 10 रुपए का नुकसान करवा देते हैं। मतलब वो क्या कर रहे हैं, खुद का इंटरेस्ट ऊपर रख रहे हैं और ऑर्गेनाइजेशन का नीचे रख रहे हैं। खुद का 2 रुपए के फायदे के लिए ऑर्गेनाइजेशन का कितने का नुकसान करवा दिया? 10 का। काफी सरकारी ऑफिसर क्या करते हैं, मेरे पास अथॉरिटी है 1 लाख रुपए तक का इंटीरियर में कर सकता है मेरे कैबिन में, तो कैबिन का पुराना वाला सोफा जो कि बहुत अच्छा है, थोड़ा सा फटा हुआ है, उसको सील करके भी काम हो सकता था, उन्होंने पुराना 50,000 का सोफा बेच दिया और अपने रिश्तेदार के यहाँ से नया सोफा 70,000 का 1 लाख में खरीदा। उस 30,000 में 15,000 इसको मिल गए, रिलेटिव के यहाँ से लिया। और वो पुराना जो सोफा था 50,000 का, वो खुद के वाइफ को बेचा 5,000 में। मतलब ऑर्गेनाइजेशन का कितने का नुकसान? लाख सवा लाख का। खुद के 15-20,000 के फायदे के लिए आपने सरकारी ऑफिस का 15 लाख सवा लाख का नुकसान कर दिया। मतलब आप खुद के इंटरेस्ट को ऊपर रख रहे हो और ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को नीचे रख रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। इंडिविजुअल इंटरेस्ट मस्ट बी सबऑर्डिनेट टू द ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट। क्या बोलता है, सही है ना? क्लियर है? वही चीज मैं बच्चों को बोलता हूँ कि जब आप पढ़ने के लिए आते हो तो आप अपने माँ बाप का उद्देश्य उसको ऊपर रखो, और आपके जो छोटे मोटे ऑब्जेक्टिव, इससे दोस्ती करना, इससे बदला लेना, इसको इम्प्रेस करना, ये सब सेकेंडरी रखो। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, पढ़ाई गई चूल्हे में, मम्मी पापा का उद्देश्य गया चूल्हे में, मैं तो इसको पटा के रहूंगा,
पढ़ाई एक अटेम्प्ट एक्स्ट्रा लग जाए, यस और नो। तो यहाँ पे क्या कर दिया उसने, इंडिविजुअल इंटरेस्ट को उसके लाइफ के इंटरेस्ट के सामने ऊपर कर दिया। क्या होना चाहिए, आपका लाइफ का उद्देश्य ऊपर रखो, आपके शॉर्ट टर्म जो ऑब्जेक्टिव है उसको सबऑर्डिनेट रखो। सेम ऐसी है, इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन के स्टाफ का जो इंटरेस्ट है वो ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट से हमेशा नीचे रहेगा। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन, टोटल 14 है ना, बचे हुए 8 प्रिंसिपल हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए छोटू से 2 शब्द काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर में ये प्रिंसिपल्स खत्म हो जाएंगे और ये टॉपिक भी, और साथों साथ हम लोग पूरा का पूरा टॉपिक रिवाइज करेंगे उसके नेक्स्ट लेक्चर में, बराबर है क्या। सो नेक्स्ट लेक्चर में ये टॉपिक खत्म होगा, उसके अगले लेक्चर में सिर्फ ये टॉपिक का पूरा मैं रिवीजन करवा के आपको समरी नोट्स दूंगा, यस और नो। और एग्जाम में आई थिंक समरी नोट्स अपनी डायरी के अंदर में सारी कवर्ड है, बट फिर भी और आपको और इजी समरी नोट्स और एकदम छोटी, और डायरी के अंदर में 10-12 पेज होगा ना, तो आपको मैं एक पेज के अंदर में पूरा चैप्टर समरी पॉइंट्स लिखवा के दूंगा। डन। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट, एनीबॉडी, ऑनलाइन ऑफलाइन? सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट आए तो 3-4 नंबर के लिए है ना, बट ऐसा पूछते नहीं है वो, ये जनरली 1 सेंटेंस या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के अंदर पूछा था। आपको ऐसा बोला जाएगा कि एक्सप्लेन एनी 5 प्रिंसिपल ऑफ हेनरी फेयोल, तो उसके अंदर में 5 प्रिंसिपल 5 से 6 नंबर के लिए पूछे जाते हैं। तो सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट 1 नंबर, वो 1 नंबर, हर एक प्रिंसिपल 1-1 नंबर के लिए। एक्सप्लेन एनी 5, एक्सप्लेन ऑल 14 प्रिंसिपल्स 12 नंबर के लिए पूछ लिया, ये सब। एक प्रिंसिपल ऐसा 4 नंबर के लिए नहीं पूछते, 4-4 लाइन के छोटे से। डन। थैंक यू वेरी मच यार, लव यू, टेक केयर एंड डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स कि ओसीएम के 2 ही लेक्चर हुए हैं, अकाउंट्स जस्ट अभी स्टार्ट हुआ है। अगर कोई फ्रेंड्स है तो उनको डेफिनेटली एक बार बोलना है। डन, थैंक यू, बाय।